सो दिस होप कि 120 साल तक जी पाएंगे, क्या ये फैक्ट है या फिक्शन है या सिर्फ एक एस्पिरेशन है? 100% पॉसिबल है, बट एस्पिरेशनल भी है। एंड आई टेल यू व्हाई। दैट दवाइयों पे रहना इतना नॉर्मल है दैट खाना चेंज करना, थोड़ी देर के लिए सप्लीमेंट लेने को हमने एक बहुत बड़ा डेंजरस एलिमेंट बना लिया है। उससे हम डरते हैं, लेकिन डायबिटीज हो जाएगी, हाँ ठीक है, तो विल गो ऑन मेडिकेशन। जो वेजिटेरियन फूड है, क्या वो एक रोल प्ले करता है आपकी लॉन्जेविटी में, कि अगर आप मांसाहारी होंगे तो आपकी उम्र ज़्यादा लंबी नहीं होगी? नहीं, एब्सोल्युटली डोंट एग्री कि ये सही है। बिकॉज इट्स कंट्रोवर्शियल। इट्स कंट्रोवर्शियल, सो कंट्रोवर्शियल। आई हेट द टर्म एंटी एंड द ट्रीटमेंट्स, ये तो मतलब एक ट्रेंडिंग है हमारे लिए बॉलीवुड में और हमारे इंटरनेट पे। वी हैव टू लुक 30s, इवन वी आर 50s और 60s। I hate that. So honestly, Why do you hate that? Yeah, वो तो एस्पिरेशन है ना इंसान की, so I उसको young hate दिखना है। anti-aging. सो आज के टाइम पे दूध, मक्खन, दही, घी खाना चाहिए? घी तो मेरा फेवरेट है, 100% खाना चाहिए। Why is ghee so good? 2 reasons. इस पॉडकास्ट से पहले आई वाज डूइंग सम रिसर्च, हैड सम थॉट्स, एंड आई रियलाइज्ड कि ये जो एक चाह है वो अभी से नहीं है, बहुत पहले से है। चाहे वो देव थे, असुर थे, समुद्र मंथन हुआ, बिल्कुल। सबको अमर होना है, सबको बिल्कुल। नहीं, जीना है बस, मरना नहीं है। राइट। उन्होंने एक तपस्या करी थी, कोई प्रकट हुआ, वरदान मिला कि बस तुम मर नहीं सकते। हिरण्यकश्यप थे, उन्होंने ये वरदान मांगा, बट डेथ इवेंचुअली हैपेंड। राइट। फास्ट फॉरवर्ड टुडे, आज भी हम कुछ ऐसे करने जा रहे हैं बायो हैकिंग के जरिए। राइट। देयर आर पीपल लाइक ब्रायन जॉनसन हु इज ट्रेंडिंग ऑन द इंटरनेट। व्हाई? बिकॉज ही इज ऑब्सेस्ड कि उसको 120 साल तक जिंदा रहना है। राइट। Want to know from you, बायोहैकिंग होता क्या है? जिसको कुछ आइडिया नहीं है, स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक्स। बहुत बड़ा सवाल है, राइट? बिकॉज ऑनेस्टली हर बायो हैकर इस सवाल का अलग जवाब देगा। तो एकदम बेसिक लेवल पे अगर इसको समझने की कोशिश करें एंड मेरे नज़रिए से, सो बायो हैकिंग बहुत सिंपल है टू अंडरस्टैंड दैट हम लोग हर दूसरे इंसान से अलग है। सो इन अ साइंटिफिक टर्म इसको कहते हैं बायो इंडिविजुअलिटी। ओके। सो वी आर ऑल बायोलॉजिकली इंडिविजुअल। ये सिंपल चीज़ें हमें पता है, राइट? फिंगरप्रिंट सबकी डिफरेंट होती हैं, डीएनए सबका डिफरेंट होता है। दीज बेसिक थिंग्स वी नो फ्रॉम एन आइडेंटिफिकेशन के जीन कॉम्पोजिशन, राइट? या ये हम जानते हैं। लेकिन हेल्थ के जब हेल्थ के नज़रिए से इसको देखते हैं, हम ये भूल जाते हैं कि हम सब शायद सेम नहीं हैं। इसका मैं एक छोटा एग्जाम्पल देती हूँ बिफोर कमिंग बैक टू द आंसर। अगर 2 लोगों को डायबिटीज़ है, कभी हो ही नहीं सकता कि सेम वजह से है, सेम तरीके का है और सेम सोल्यूशन ही होगा उसका। ओके। राइट? ऑल ऑफ अस आर बायोलॉजिकली इंडिविजुअल। बायोहैकिंग शुरू ही वहीं से होती है। नाउ व्हाट डू आई मीन बाय दैट? हम समझे कैसे कि हमारी बायो इंडिविजुअलिटी क्या है? आई थिंक बेसिक से शुरू करना। जेंडर, ये ईजी है समझना। एक मैन एंड वुमेन वी नॉट द सेम, राइट? हमारा बायोलॉजिकल मेकअप ऑब्वियसली डिफरेंट है। सेकेंड, एज। हर एज पे हम ये समझते हैं, जानते हैं, पहचानते हैं कि हमारी बायोलॉजिकल मेकअप चेंज होती रहती है। What I was in my 20s, I was not in my 30s, I'm entering 40s now, I'm not going to be the same. Right? So, gender, age, first layer हो गया। दूसरा, हमारी cultural upbringing क्या थी? And I'll talk a little bit more about it, but हमारे beliefs, हमारे cultural makeup define हमारे genes कैसे play out करते हैं। Not just हमारे genes क्या हैं, right? हमारे genetics. Then is the environment that we are living in. हमने शुरू ही की बात करने से कि pollution कितना होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, कितना है cities में। ना सिर्फ पोल्यूशन नहीं है, इन्वायरमेंट में बहुत सारी और चीज़ें हैं। स्ट्रेसर्स क्या हैं, नॉइजेस क्या हैं, एयर का पोल्यूशन, वाटर का पोल्यूशन, खाना किस तरीके का मिल रहा है, उधर लोकली क्या ग्रो होता है। सो इन्वायरमेंट बिकम्स द नेक्स्ट लेयर। उसके ऊपर देन आते हैं हमारे एक्चुअल जेनेटिक मेकअप पे, कि मेरा डीएनए मैंने क्या इनहेरिट किया है, मेरे एंसेस्ट्रियल लिनिएज से, अपने पेरेंट्स से मेरे जेनेटिक मेकअप में क्या मेरी वीकनेसेस हैं, क्या मेरे स्ट्रेंथ्स हैं। देन नेक्स्ट लेयर पे आते हैं हमारा टुडे, आज का फुटप्रिंट और आज का फिंगरप्रिंट, कि टुडे व्हाट इज़ हैपनिंग, मेरा फंक्शनल हेल्थ जिसको कहते हैं। तो मेरे ब्लड मार्कर्स, कि मेरे ब्लड पैरामीटर्स में, हम ब्लड टेस्ट कराते हैं सब लोग जब डॉक्टर के पास जाते हैं, तो ब्लड पैरामीटर्स हमें ये बताते हैं कि अभी मेरे बॉडी में क्या हो रहा है, राइट? बाकी सब जो मैंने कहा जो फाउंडेशनल एस्पेक्ट है वो तो खैर है, दैट्स समथिंग टू अ लार्ज एक्सटेंट इज नॉट चेंजेबल। जो जेनेटिक्स के साथ हम पैदा हुए हैं वो तो हैं ही,
मगर वो प्ले आउट कैसे हो रहा है, आज मेरे बॉडी में क्या हो रहा है, इज़ माई ब्लड मार्कर्स एंड देन माई फिजियोलॉजिकल हेल्थ. फिजियोलॉजिकल हेल्थ का मतलब मेरी नींद कैसी है, मेरा बाउल मूवमेंट कैसा है, मेरी मूवमेंट एबिलिटी कैसी है. और अभी मैं डाइट एक्सरसाइज की बात नहीं कर रही हूँ, मेरी एबिलिटी कैसी है, क्या मैं ज़मीन पे बैठ के उठ सकती हूँ, क्या मैं अपने फीट को टच कर सकती हूँ, क्या ऐसी पॉसिबिलिटी है कि मैं चलते चलते अगर गिर गई तो मेरे हड्डी टूटेगी नहीं. सो अंडरस्टैंडिंग माई फिजियोलॉजिकल मेकअप टुडे, जब ये सबको हम कंबाइन करें तब बनता है हमारा बायो इंडिविजुअल एनालिसिस कि मैं कौन हूँ बायोलॉजिकली. सो आई सी कि बहुत सारे पैरामीटर्स हैं. इफ़ यू हैड टू गिव देम अ नंबर, टोटल कितने पैरामीटर्स होंगे? 5, 10, 15? So I think at least 7 to At least start 7 with. At least parameters. 7 parameters to start with. If you had to like list them down quickly. So we'll start with the genetic makeup, right? So Okay. जो हमारा जो genes हैं, then हमारा age, gender, and then हमारी cultural upbringing, हमारा belief system की and मैं cultural belief को एक bucket में डाल रही हूँ, even though हम उनको divide करके nuances में break कर सकते हैं. Then हमारे habits and हमारे lifestyle कि अब अभी हम क्या कर रहे हैं. देन हमारा फंक्शनल हेल्थ, तो हमारे ब्लड वर्क हमारा क्या कहता है, हमारा फिजिकल हेल्थ अभी किस हिसाब से व्हाट इज हैपनिंग. 6th इज हमारा इमोशनल एंड मेंटल हेल्थ, कि व्हाट इज आवर इमोशनल मेंटल हेल्थ लाइक, बिकॉज ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है व्हेन इट कम्स टू बायो हैकिंग एंड आवर हेल्थ, एंड आई विल टॉक अबाउट दैट अ लिटिल मोर. एंड देन लास्ट इज मैं अपने आप को किन लोगों से सराउंड करती हूँ, द रिलेशनशिप्स दैट आई हैव, द सोसाइटी दैट आई एम लिविंग इन, द काइंड ऑफ थॉट्स दैट आर कॉन्स्टेंटली एंटरिंग माई बॉडी. एक थोड़ा सा डाइग्रेस करूँगी दैट वी यूजली टॉक अबाउट कंजम्पशन व्हेन इट कम्स टू हेल्थ. हम सिर्फ सोचते हैं खाने के बारे में कि वी आर व्हाट वी ईट, जो हम खाएंगे वो हमारी बॉडी को बनाएगी. अन्न वैसा मन तन. एग्जैक्टली. मगर वी आर नॉट ओनली कंज्यूमिंग फूड, वी आर ऑल्सो कंज्यूमिंग conversations, we're consuming content, we're consuming energies from each other. तो ये पूरा makeup of the consumption is coming from the kind of people we are surrounding ourselves with. Agree. That's why that becomes the 7th layer. Interesting. आपने भी कहा था कि reasons अलग अलग हो सकते हैं for diabetes, same for solution भी अलग अलग हो सकते हैं या होने चाहिए, but unfortunately सबको सेम ही सोल्यूशन दिया गया है कि if you have diabetes ये मेडिसिन ले लीजिए without even checking the other parameters. बिल्कुल. कैसे impact कर रहा है? What's your take on this? I think this can be a whole conversation. जो pharma industry हमें attack करेगी कि how can you say this? Because सबको same medicine almost prescribe की जाती है if you have diabetes. बिल्कुल बिल्कुल. I think बहुत strong opinions है इस चीज़ को लेके, एंड जो मैं करती हूँ वो इसलिए करती हूँ बिकॉज इतने स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस हैं इस चीज़ को लेके. बिकॉज अनफॉर्चुनेटली हमारी हेल्थ केयर इंडस्ट्री, फार्मा इंडस्ट्री बनी है या विथ टाइम बन गई है इस तरीके से कि वी आर ओनली सॉल्विंग फॉर सिम्टम्स. एसिडिटी है, ये दवाई खा लो. ब्लड शुगर हो गया, ये दवाई खा लो. हेडेक हो रहा है, ये दवाई खा लो. हर चीज़ के लिए एक दवाई है. वो दवाई के रेपरकशंस क्या हैं, उससे क्या और इश्यूज होंगे, nobody cares, nobody will tell you. You talk about it, people will get offended. And then कब तक ये दवाई पे आप रहने वाले हैं? जिंदगी भर. And this has become absolutely normal. We've normalized it. Normal है. मैं and I kid you not, मैं कभी-कभी people I work with and people who I don't work with, this is always a conversation. That दवाइयों पे रहना इतना normal है that खाना चेंज करना, थोड़ी देर के लिए सप्लीमेंट लेने को हमने एक बहुत बड़ा डेंजरस एलिमेंट बना लिया है. उससे हम डरते हैं. लेकिन डायबिटीज़ हो जाएगी, हाँ ठीक है, तो विल गो ऑन मेडिकेशन. अभी कोई रिसेंटली मेरे पास आए थे जिनके 25-year-old सन इज़ हाईली इंसुलिन रेजिस्टेंट, एंड कुछ नहीं है. 25-year-old यू कैन चेंज सो मच अबाउट योर बॉडी, राइट. जब मैंने देखा ब्लड मार्कर्स, ऐसे देखो, लाइफस्टाइल चेंज, मेजर लाइफस्टाइल चेंज, मेजर हैबिट चेंज, जो सिर्फ एक इंसान की नहीं हो सकती, फैमिली को भी साथ में थोड़ा करना पड़ेगा. नहीं करोगे तो दे गॉट रियली स्कैर्ड, नहीं करेंगे तो क्या होगा, ऐसे नहीं करोगे तो अगले 10 साल में डायबिटीज़ हो जाएगी. डायबिटीज़ ही होगी ना, नॉर्मल है. हाँ ठीक है, वो तो मेरे इसको भी है, उसको भी है, इसको भी है, ठीक है, मरेगा तो नहीं ना. इतना नॉर्मलाइज कर दिया हमने डिजीज़ के साथ रहना. तो सो या, तो लाइक आई सेड कि वेरी स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस जो मैं करती हूँ इसलिए करती हूँ बिकॉज एक सोल्यूशन नहीं है, एंड वो सोल्यूशन नहीं है, वो सोल्यूशन इज एक्चुअली द प्रॉब्लम. सो दिस होप कि 120 साल तक जी पाएंगे, क्या ये फैक्ट है या फिक्शन है या सिर्फ एक एस्पिरेशन है? 100% फैक्ट है. पॉसिबल है. 100% पॉसिबल है, बट एस्पिरेशनल भी है. एंड आई टेल यू व्हाई.
अगर आप सब कुछ निकाल दो, सारे पैरामीटर्स, लाइक सॉर्ट ऑफ वेरिएबल्स निकाल दो अगर सारे, तो प्योरली थियोरेटिकली 100% पॉसिबल है. एंड आई थिंक बहुत लोग अब टच कर भी रहे हैं 120. आई थिंक मेरे ग्रैंड डैड ऑल्सो ऑलमोस्ट टच्ड 100. So God bless him. प्रैक्टिकली पॉसिबल. नाउ अगर सारे वेरिएबल्स हम वापस ले आएँ तो आज हम कहाँ हैं एज अ कंट्री? यंग बच्चों को डायबिटीज़ हो रही है. वी आर द डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड. ये हमें पता है. आर वी डूइंग एनीथिंग अबाउट इट? मैंने आपको अभी एक छोटा एग्जाम्पल दिया. वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग अबाउट इट. वी डोंट अंडरस्टैंड द फंडामेंटल एस्पेक्ट्स कि हमारी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए इवन एट अ यंग एज हमें क्या चीज़ें ठीक करनी चाहिए. हम जब ये बेसिक्स को ही टच नहीं कर रहे, आई ऑनेस्टली feel so bad that we on one end are talking about एकदम expensive biohacking longevity solutions and दूसरी तरफ जो हमारी actual reality है कि हम जो basic foundational aspect of health है कि क्या आपका metabolic health, आपका hormonal health, आपका sleep, आपका movement, is this taken care of? It's not. तो आप कितने भी expensive solutions कर लोगे, कितने भी expensive medication या longevity pills खा लोगे, are we going to live longer? No. Abhi, you spoke about your grandfather Yes. who would touch 100. Yes, knock on wood. Okay. ऐसा कहते हैं कि इंडिया में ऐसे काफ़ी सारे गांव हैं जहाँ पे जो बूढ़े काका हैं वो हुक्का पीते हुए 110 साल तक आराम से जीते हैं. Right. और हम दिल्ली एनसीआर में जब रहते हैं हम लोग इनडायरेक्टली हुक्का पीते हैं थ्रू Right. पैसिव स्मोकिंग एंड वी डाई वेरी पेनफुल डेथ. Right. तो ऐसे वो क्या कर रहे हैं जो गांव में बैठ के हुक्का पी के लाइफ जी रहे हैं पहाड़ देख के, जो हम लोग नहीं कर पा रहे हैं? I'm happy आपने ये सवाल पूछा बिकॉज कभी कभी एक थोड़ा सा एनेक्डोट शेयर करती हूँ. कभी कभी इंस्टाग्राम पे व्हेन आई टॉक अबाउट लॉन्जिविटी एंड क्या क्या चीज़ें हमें करनी चाहिए, ये मुझे मैसेज ज़रूर आता है कि मेरे XYZ तो गांव ऐसे में कहते हैं, हाँ ऐसे ही हाँ. जी गए 100 साल, आप इतने कुछ करने के लिए कह रहे हैं. इतना इतना ज्ञान मत दो. हाँ इतना ज्ञान मत दो. देन ऐसे ठीक है, इसको ना डिसाइफर करते हैं ठीक है. कि एक इंसान या लेट्स से हमारे अभी भी लेट्स से किसी के ग्रैंडफादर या हमारे एंसेस्ट्रल ग्रैंडडैड्स जो गांव में रह के इतने साल जिए हुक्का पीते हुए, एंड कोई भी बायो हैकिंग ऑब्वियसली नहीं करी उन्होंने. मगर अगर हम बायो हैकिंग को डिसाइफर करें और जो मैं फंडामेंटल एस्पेक्ट कह रही थी, अगर हम वो समझना शुरू करें, एवरी सिंगल चीज़ करी है उन्होंने. जैसे उन्होंने खाना खाया है विच इज़ फ्रेशली ग्रोन. और कहाँ पेस्टिसाइड्स यूज़ हो रहे थे, कहाँ पे आर्टिफिशियल हार्मोन्स यूज़ हो रहे थे कि हमारा एप्पल थोड़ा और सुंदर दिखे. उनको फ़र्क नहीं पड़ता था कि एप्पल लाल दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, एज लॉन्ग एज भाई बिल्कुल एक्चुअली उगा हुआ है. सॉइल ख़राब नहीं किया जा रहा था. एनिमल्स के साथ टाइम स्पेंड करते थे. अपनी गाय होती थी, अपनी अपने खुद के जो पीपल टेक केयर ऑफ देयर ओन स्टॉक. तो एनिमल्स के साथ टाइम स्पेंड करना, उसके साइंस में मैं बाद में जाऊँगी, बट वो करते थे. कितना चलते थे. मोस्ट ऑफ देम का मेन काम क्या था? फार्मिंग. एंड आज की तरह फार्मिंग खैर आज फार्मिंग में भी टेक्नोलॉजी आ गई है, मगर फिर भी दे वर्क मच हार्डर देन अस. बट उस टाइम पे इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, सो दे डिडंट नीड टू गो टू अ जिम. दे वर नॉट सिटिंग ऑन अ डेस्क कि एक लैपटॉप पे बैठ के मैं बहुत वर्कआउट था. एंड प्रॉपर दिन भर का वर्कआउट था कि आप सुबह उठे हैं, आप जाके फिजिकली काम करने वाले हैं रात तक, रात में वापस आएंगे एंड देन यू आर स्लीपिंग. दैट ब्रिंग्स मी टू द लास्ट बिट, सर्केडियन रिदम. जिस चीज़ के बारे में मैं ठीक है वेंट बाद में करूँगी, पर जिसकी चीज़ के बारे में आई थिंक हम लोग ने बहुत एक नेशन लेवल पे बात करना शुरू किया है अभी. हर एक सेल हमारे बॉडी में के पास एक क्लॉक है, राइट? हम लोग चाहे क्लॉक के साथ जीना चाहे ना चाहे, हमारा सेल्स तो क्लॉक के साथ ही जीते हैं, राइट? वो सीख जाते हैं कि ओके तानिया इतने बजे उठती है तो इतने बजे मुझे कॉर्टिसोल रिलीज़ करना है. तानिया इतने बजे वर्कआउट करती है तो इतने बजे मुझे इतनी एनर्जी चाहिए. तानिया इतने बजे सोती है टिपिकली, इतने बजे मुझे मेलेटोनिन रिलीज़ करना है. तो खाना पीना, सोना, जागना, एक्सरसाइज करना, क्लॉक्स अपने आप को एक स्ट्रक्चर में लाना चाहते हैं. अब हम लोग स्ट्रक्चर में रहना नहीं चाहते. कभी 2 बजे खा लिया, कभी 4 बजे खा लिया, एंड द बॉडी इज ऑलवेज कन्फ्यूज कि आई एम नॉट श्योर मुझे कब खाना चाहिए. नाउ द आर ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स या जो लोग गाँव में रहते हैं वो ऐसी ज़िंदगी नहीं जीते. वो इंस्टाग्राम देखते हुए भूल नहीं जाते कि हमें खाना खाना है. वो नहीं, दे हैव फिक्स टाइम स्लॉट्स. वो सुबह उठ के जाएंगे बाहर, उनको सनलाइट मिलने ही वाली है. हमारी तरह याद नहीं दिलाना पड़ता कि भाई बाहर जाओ, सनलाइट लो उठने के बाद. वी टॉक अबाउट बायो हैकिंग, वी टॉक अबाउट रेड लाइट थेरेपीज एंड वी टॉक अबाउट इंफ्रारेड सोनार्स. सबसे बड़ा बायो हैकिंग टूल इज सनलाइट. बट बिकॉज वो फ्री है, बिकॉज वो इतना फैंसी नहीं है, वी डोंट वांट टू डू इट. इसीलिए जो डॉक्टर्स हैं
देसी रिपोर्ट से कि अच्छा आपको ना विटामिन D3 की टैबलेट्स लेनी चाहिए, तभी आपके अंदर जो चीज़ें मिसिंग है वो पूरी हो पाएगी। बिल्कुल, बिल्कुल। सो नॉट जस्ट विटामिन D3। तो एक चीज़ मैं कहूँगी कि हम लोग इंडियन जेनेटिक मेकअप में अनफॉर्चुनेटली उतना विटामिन डी सिंथेसाइज़ नहीं करते सनलाइट से, बट उससे कहीं ज़्यादा चीज़ें करती है सनलाइट। जो मैं सर्केडियन रिदम की बात कर रही थी, लिटरली रीसेट्स द क्लॉक। ओके। हमारे आइज़ का एक रिलेशनशिप है विद द सन, एंड आई थिंक डॉक्टर हुबरमैन हैज़ डन वंडरफुल रिसर्च ऑन दिस, दैट हमारे आइज़ एनालाइज कर सकते हैं टाइम ऑफ द डे बेसिस द सनलाइट रेज। इट रियली रीसेट्स सारे क्लॉक्स। अगर आपको अपनी स्लीप ठीक करनी है, सुबह उठ के सनलाइट में जाके खड़े हो जाओ। अगर आपको अपना मेंटल हेल्थ ठीक करना है, गो एंड स्टैंड इन द सनलाइट। So it means, please. And no, I'm just closing the thing that they do it every day. Yeah. This thing, सूर्य नमस्कार वो सूर्य के सामने होना चाहिए था, Absolutely, बट हम लोग absolutely. एसी रूम में करते हैं विद अ नाइस म्यूजिक Absolutely. कि हाँ ये हमने सूर्य नमस्कार कर दिया विद इंस्टाग्राम रील, ट्राइपॉड लगा होता है कि हाँ अब ये वायरल जाना चाहिए कि ये पोस्ट सही आया नहीं आया. सो द पार्ट ऑफ मी इज थिंकिंग कि अच्छा ये व्यूज पे मिलेंगे नहीं मिलेंगे, देन बीइंग इन दैट मोमेंट. Absolutely. And also doing it for what it was meant to be Yeah. done for. Like आपने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया, बिकॉज हम लोग ने एक रिचुअल उठा के भूल गए कि वो बनी क्यों थी. बनी क्यों थी? एक्चुअली सूर्य को नमस्कार करना था. बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, बिकॉज इस बारे में Right. एक्चुअली मेरे घर पे बहुत डिबेट होती है. आई सेड आप सूर्य को नमस्कार करना है, पानी डालें ना डालें, लोग जाके हम इसको पानी डालेंगे, हमें वहीं पे जाना है. ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस बाहर जाओ, सूर्य को नमस्कार, स्टैंड इन द सनलाइट. वैसे हुआ पापा की एक हैबिट है कि वो रोज सुबह, आई वाज लाइक पापा अपना पानी वेस्ट कर रहे हो, बिकॉज हम लोग आजकल काफी Right. इंटेलेक्चुअल बन चुके हैं कि अरे पानी मत वेस्ट करो एंड ऑल. एंड इट्स लाइक अच्छा, तो बड़ा रियलाइज कि वो जो लाइक ड्यूरेशन है, उस ड्यूरेशन के लिए आपको जो लाइक कनेक्शन है विद द सन Absolutely. वो मिल रहा है. दिस इज हाउ Absolutely. आई थिंक. अब उसको आप लिंक करो कि नहीं आप उनका आदर कर रहे हो, उनको पूजा कर रहे हो, Right. पानी आपने उनको बिल्कुल. अर्पण किया, बट ऐसे भी नहीं कि ऐसे डाल दिया, बहुत आराम से करते हैं. राइट. तो उस टाइम तक यू आर इन टच, द कॉन्टैक्ट आवर्स और द कॉन्टैक्ट सेकंड्स और मिनट्स इंक्रीज. एब्सोल्युटली. एंड आई थिंक इसको अगर थोड़ा सा और डिसाइफर करें, 3 चीज़ें हो रही हैं इस टाइम पे. अगर आप एक्चुअली सूर्य नमस्कार करें, लाइक लेट्स से पानी करते हुए, आप एक नंगे पाँव होंगे ग्राउंड पे, तो आप ग्राउंडिंग कर रहे हैं, राइट? जिसके लिए हम आजकल ग्राउंडिंग मैट्स खरीदते हैं, बिकॉज हमें बाहर नंगे पाँव नहीं जाना, राइट? तो आप ग्राउंडिंग कर रहे हैं. दूसरा, मोस्ट पीपल चैंट. चैंटिंग, वी थिंक ऑफ इट रिलीजियसली, एंड मैं पीपल आई वर्क विथ, मैं कहती हूँ चैंटिंग नहीं करनी, गाना गाओ, just sing a song. What does it do? It actually vibrates your vagus nerve. That's the biggest nerve that connects your gut and your brain, right? And gut brain axis के तो बारे में आजकल thankfully काफ़ी चर्चा शुरू हो गई है. तो आप अपने वेगस नर्व को स्टिमुलेट कर रहे हो, आप ग्राउंडिंग कर रहे हो, you're calming your mental self, and you're getting sunlight exposure. So actually बहुत चीज़ें हो रही हैं while doing this little thing, if we do it correctly. I'm curious about that same old man living in the village, living 110 years with a hookah by his side, कि जो वेजिटेरियन फूड है, क्या वो एक रोल प्ले करता है आपकी लॉन्जेविटी में, कि अगर आप मांसाहारी होंगे तो आपकी उम्र ज़्यादा लंबी नहीं होगी? क्या कहना सही है? नहीं, आई एब्सोल्युटली डोंट एग्री कि ये सही है. Because it's controversial. It's controversial. It's so controversial. But let's break this down. Okay. Scientifically, purely scientifically देखेंगे. I think इसमें ना कोई personal opinions की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए. ठीक है. Purely scientifically, lot of bioavailable vitamins and complete amino acids आपको vegetarian खाने से नहीं मिल सकता, right? So doesn't mean आप vegetarian होके healthy complete नहीं हो सकते हो, because you have to be very careful about your diet. And supplements. And supplements, which go hand in hand. ठीक है. एक सेकंड इससे मैं पॉज करूँगी, बिकॉज मुझे किसी एक पॉपुलर फुटबॉलर, सॉरी आई डोंट रिमेंबर नेम्स ऑफ, या नो इंडियन, Mr. Chetri. आई थिंक सो. So don't quote me on who it is, but a popular footballer, ठीक है? And somebody asked him, he's a vegetarian, जैसे विराट कोहली is a vegetarian, he's a vegetarian, and somebody asked him this कि देखो आप कर सकते हो, तो हम सारे जो बच्चे आते हैं स्पोर्ट्स खेलने, तो he's saying कि नहीं, आप उस बच्चे को जो एक XYZ सप्लीमेंट अफोर्ड नहीं कर सकता, गांव में अपने आप को ट्रेन कर रहा है टू बिकम अ स्पोर्ट्स पर्सन, कहोगे कि तू डोंट हैव नॉन वेजिटेरियन फूड के अंडे मत खा या मांस मत खा, बिकॉज तुम्हें ज़रूरत नहीं है प्रोटीन की, बिकॉज इनको देखो, ये इतने बड़े सेलिब्रिटी तो कर रहे हैं ना, तुम क्यों नहीं कर सकते? बट आई हैव शेफ्स, आई हैव कुक्स, आई हैव पीपल हु सोर्स द काइंड ऑफ फूड एलिमेंट्स. मेरा न्यूट्रिशन चार्ट बनता है टू मेक श्योर आई एम गेटिंग दैट मच प्रोटीन एवरी डे, तब जाके मैं वेजिटेरियन होकर ये कर सकता हूँ. वो बच्चा नहीं कर सकता, उसकी मम्मी घर पे खाना बना रही है उसके लिए.
इतने ब्यूटिफुली समझाया उन्होंने कि उसको आप मत बोलो. To be a vegetarian, to be a vegan is a privilege. It's an absolute privilege. I can afford it. I can choose it. But then I have to afford the supplementation. I have to afford the right kind of nutrients which are very expensive. जब आप वो कर सकते हो, आपको 100% एम्पैथी दिखा के वेजिटेरियन एंड वीगन होना चाहिए, बिकॉज आप अफोर्ड कर सकते हैं टू बी एबल टू गिव बैक टू द सोसाइटी. हमारा हायरार्की ऑफ नीड्स है ना, कि पहले रोटी कपड़ा मकान हो गया, उसके बाद थोड़ा सा स्टेटस हो गया, आपने अपना लाइवलीहुड एक सरप्लस मनी अचीव कर लिया, देन यू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट सोसाइटी एंड देन यू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट गिविंग बैक. ये भी उसी पिरामिड में फिट होता है, बिकॉज बायो अवेलेबल स्टफ डजंट कम फ्रॉम वेजिटेबल्स, बट vegetables are very very important. That has to be the foundation of our food. तो इसमें मैं 2 एक्सट्रीम्स देखती हूँ. या हम एकदम वेजिटेरियन हो जाते हैं विदाउट रियलाइजिंग कि अमीनो एसिड्स नहीं मिल रहे, बायो एक्टिव बीज नहीं मिल रहे, एंड वी आर नॉट सप्लीमेंटिंग फॉर इट. दूसरा एक्सट्रीम देखती हूँ कि हम बस खाने के लिए, इंजॉयमेंट के लिए खा रहे हैं. ग्लटनी, राइट? अगर हम किसी और फेथ से देखें, क्रिश्चियनिटी में ग्लटनी को सिन माना जाता है. वो सिन है. आप अगर मांस खा रहे हैं फॉर इंजॉयमेंट, वो सिन है. अगर आप खा रहे हैं फॉर योर नरिशमेंट, शायद सिन नहीं है, बट ऑल्सो रिस्पेक्टिंग एंड ऑल्सो रिस्पेक्टिंग इट. वी, आई थिंक हर चीज़ को हम लोग इतना अब्यूज करते हैं कि, एंड सॉरी मैं थोड़ा फिलोसॉफिकल हो रही हूँ मोर देन बायो हैकिंग, बट वी अब्यूज इट सो मच दैट इट बिकम्स बैड फॉर अस, इट बिकम्स बैड फॉर द इन्वायरमेंट, एंड देन हम उसको बैठ के बकेट में डाल के बंद कर देते हैं विदाउट रियलाइजिंग द नुआंसेस. सो आपके क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर ऐसा नहीं है कि नॉनवेज खाने से उम्र कम होती है या वेज खाने से उम्र ज़्यादा होती है. कंप्लीट न्यूट्रिशन खाने से 100% उम्र, एंड उम्र से ज़्यादा इट्स से हेल्थ स्पैन, लॉन्जिविटी से ज़्यादा आई लाइक टू फोकस ऑन हेल्थ स्पैन, कि हम जितनी भी देर जीने वाले हैं, कितनी हेल्दीली जी सकते हैं, वो ज़्यादा ज़रूरी है. ना कि ये कहें कि यार मैं 20 साल अपनी उम्र बढ़ा सकती हूँ कि नहीं बढ़ा सकती. Want to know the difference? Want to know the difference between longevity, health span, lifespan, biohacking, anti-aging, all these terms? एक बार आम आदमी के लिए बता दो कि मतलब क्या होता है इनका. ग्रेट. लॉन्जिविटी हेल्थ स्पैन से शुरू करती हूँ. लॉन्जिविटी का मतलब है कि मैं कितने साल तक अपनी उम्र बढ़ा सकती हूँ. एग्जाम्पल देना. एग्जाम्पल कि ब्रायन जॉनसन, कि मेरे को 120 साल जीना ही है. आई वॉन्ट टू लिव फॉर 120 ईयर्स. मैं अपना एग्जाम्पल दूँ, अगर मुझे पता है मेरी फैमिली में एक अमाउंट ऑफ लॉन्जिविटी है, कि मैंने अपने ग्रैंड पेरेंट्स को 90s तक टच करते हुए देखा, मैं बोलूँ नहीं, मैं तो 110 पक्का मुझे करना है. तो आई एम वर्किंग टुवर्ड्स दैट कि मैं सब कुछ करूँगी, फ्रॉम माई जीन रीप्रोग्रामिंग टू ऑल द बायो हैक्स, कि मुझे 110 जीना है. ये है लॉन्जिविटी. बहुत रिसर्च हो रही है, प्रैक्टिकली वेरी पॉसिबल, बट थियरेटिकली वेरी पॉसिबल, प्रैक्टिकली एस्पिरेशनल. दूसरा आता है हेल्थ स्पैन. मुझे नहीं पता मैं कितना जीऊँगी, मुझे नहीं पता कि मैं 90 तक जीऊँगी, 80 तक जीऊँगी, 70 तक जीऊँगी. एंड इसमें फिलोसॉफिकल एंगल अगर देखें तो वैसे ही हमें किसी को नहीं पता, राइट? कुछ भी हो सकता है. तो मुझे नहीं पता मैं कितना जीऊँगी, लेकिन जितना भी मैं जीऊँ, स्पेशली जो मेरा लास्ट 10 साल है मेरी लाइफ का, आई वॉन्ट टू बी हेल्दी. आई वॉन्ट टू बी एबल टू डू थिंग्स दैट मेक लाइफ वर्थ लिविंग. मैं चाहती हूँ मैं खुद उठूँ. तो मैं अपने ग्रैंड डैड का एग्जाम्पल दे रही थी, एंड माई ग्रैंड डैड विल नॉट लाइक मी टॉकिंग अबाउट हिम, बट नॉक ऑन वुड एंड वेरी ग्रेटफुल टू गॉड, डॉक्टर हैं, खुद उठते हैं. अभी भी उनको कोई हेल्प करने जाए, ही डज़ नॉट लाइक इट. ही सेज, उनका बहुत सिंपल सेइंग है, ये नहीं कहते कि मैं ये जीऊँगा, कब तक जीऊँगा. आई डोंट थिंक उनके ऐसे एस्पिरेशंस हैं. उनका बहुत सिंपल है, जब तक हूँ सब कुछ खुद करूँगा. एंड ही इज़ वर्कड टुवर्ड्स इट. उनको बायो हैकिंग नहीं पता. ही इज़ अ डॉक्टर, बट आई हैव सीन हिम बायो हैकिंग. उठते हैं, साइकिलिंग करते हैं, उठते हैं, योगा करते हैं, वॉक करते हैं, ट्रेनिंग करते हैं. क्यों? मेरी लेग्स चलने चाहिए एंड तक. तो सिंपल हेल्थ स्पैन. हेल्थ स्पैन इज़ बोथ थियरेटिकल एंड प्रैक्टिकल, एंड आई थिंक वहाँ से हमें शुरू करना चाहिए. बायो हैकिंग, जैसे मैंने बताया था, अंडरस्टैंडिंग कि हम लोग बायोलॉजिकली इंडिविजुअल हैं, अपने आप को थोड़ा टाइम लेके समझना ज़रूरी है, एंड देन डिसाइड कि मेरी डाइट, मेरा एक्सरसाइज, मेरा लाइफस्टाइल, मेरे सप्लीमेंट्स क्या होने चाहिए. नॉट कि ब्रायन जॉनसन ये खा रहा है, मैं भी ये खा लेती हूँ. Health doesn't, biohacking also doesn't work like that. मुझे किस चीज़ की ज़रूरत है? Anti-aging. जिसके लिए have a lot of like creams. I hate the term anti-aging. And the treatments. ये तो मतलब एक trending है हमारे लिए बॉलीवुड में और हमारे इंटरनेट पे. We have to look like 30s, even we are 50s or 60s. I hate that. So honestly, Why do you hate that? Yeah, वो तो aspiration है ना इंसान की. So I hate anti-aging. क्यों? Because जैसे आपने कहा, anti-aging होता है कि we are anti the fact that हम age होने वाले हैं. They're against aging.
कि इस- एज नहीं होनी चाहिए। एज ही नहीं होनी चाहिए, तो देखो, इसमें ना age हमने तो एजिंग होगी, को बुरा बना but दिया है। दिखना नहीं चाहिए। एग्जैक्टली तो ये प्योरली एस्थेटिक है। द रीजन आई हेट इट इज ये प्योरली एस्थेटिक है। आई टॉक अबाउट एज रिवर्सल अ लॉट एंड आई टॉक Okay. अबाउट बायोलॉजिकल एज एंड बहुत रिसेंटली मैंने ना एज रिवर्सल वर्ड यूज इसलिए यूज करना बंद कर दिया बिकॉज पीपल मिसअंडरस्टैंड इट फॉर एंटी एजिंग। या बिकॉज इट लुक्स क्वाइट सिमिलर looks कि quite हाँ मतलब similar. अपनी एज को पीछे कर दोगे आप। एग्जैक्टली तो जब मैंने अभी रिसेंटली किसी से बात की लाइक अच्छा तो रिंकल्स नहीं आएंगे, Hmm. तो मेरे बाल सफेद नहीं That's the होंगे। main focus. I said, बाल नहीं जाएंगे। क्यों? I said, आपको ये फर्क पड़ना चाहिए कि आप जब 80 के हो तो क्या आप बाथरूम को जा सकते हो, आप Okay. अपने ग्रैंड चाइल्ड के साथ खेल सकते हो, ना कि आपके रिंकल्स नहीं आएंगे। रिंकल्स तो आने ही है Isn't eventually. that health span जो आपने कहा था कि It is health last span. yeah. So age reversal, I'll explain the difference. बहुत ही subtle difference है, but the difference is a lot of us are aging faster than our chronological age. Mhm. Chronological age क्या है? मेरा बर्थडे इस दिन था, इतने साल में जी हूँ, राइट? तो ठीक है। let's say for example अपना एग्जाम्पल मैं लेती हूँ ये समझाने के लिए। आई एम राइट नाउ 39. Okay. I'll turn 40 in 6-7 odd months. अभी मेरी chronological age है, मुझे पता है मैं कब पैदा हुई हूँ, मैं कितने साल कितने बर्थडेज मनाए हैं, जबकि ठीक मैं है। हर बर्थडे पे 39 बर्थडे नहीं मनाती, मैं 25th बर्थडे ही मनाती हूँ बट Nice. बट मुझे पता है मैंने कितने बर्थडे सेलिब्रेट किए हैं। ये हो गया क्रोनोलॉजिकल एज। अब मेरे बॉडी के अंदर क्या हो रहा है एंड मेरे बॉडी के अराउंड क्या हो रहा है, इसमें एक वेरिएशंस ऑफ बायोलॉजिकल एज आते हैं। सबसे पहला बायोलॉजिकल एज है ब्लड एज, राइट? Okay. ब्लड एज या फिनो एज। इसका मतलब, और ये मैं एक्चुअली आई टॉक अबाउट दिस क्वाइट अ बिट, तो बिकॉज आई थिंक ये फंक्शनली सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको हम सबसे ज़्यादा चेंज कर सकते हैं अफेक्टिवली। इसका मतलब क्या, मेरे इन्फ्लेमेशन, बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन कितनी है, मेरा मेटाबॉलिक हेल्थ, मेरा इंसुलिन सेंसिटिविटी, मेरे ब्लड शुगर मैनेजिंग कैपेसिटी, मेरे लिवर के फंक्शंस, ये कैसे चल रहे हैं टुडे। एवरेज पॉपुलेशन रेंजेस के बेसिस पे इज इट वर्किंग एज इफेक्टिवली एज अ 39-year-old और एज अ 29-year-old और एज अ 50-year-old? Okay. दैट इज माई ब्लड एज। ठीक है। ठीक है, तो लिवर देख लिया, किडनी देख ली, न्यूट्रिशन गैप्स देख लिए, इन्फ्लेमेशन देख लिया। So इनको आप देखते कैसे हो? Like suppose we have an LFT, we have all the like blood tests. Right. Any report के through you get to know? Yeah, there बिल्कुल। are some other tests as well. नो, सो सिंपल ब्लड टेस्ट, अच्छा ठीक बट है। देयर इज अ लिटिल बिट ऑफ अ डिफरेंस। तो नॉर्मली जब हम ब्लड टेस्ट कराते हैं उसमें वो रेंजेस आते हैं ना, रेफरेंस रेंजेस, Hmm. कि इतने रेंज से ज़्यादा है तो प्रॉब्लम है, कम है तो प्रॉब्लम है। मैं फास्टिंग इंसुलिन का एग्जांपल ले लेती हूँ। तो फास्टिंग इंसुलिन अगर हमारे रेफरेंस रेंजेस के हिसाब से हम देखें तो दे विल वेट टू सी कि आपको कब डायबिटीज़ हो चुकी है, then it goes out of reference range. When we see it from a functional या optimal range perspective. So मेरे लिए अगर किसी का fasting insulin is let's say 6.5 या 7, it is early insulin resistance. मुझे पता है कि इसको हम बहुत जल्दी रिवर्स कर सकते हैं। This is where age reversal comes into play, right? कि अगर आप अभी और body और metabolic health is acting like let's say somebody who's 10 years older than you or even your age, we can make it act like somebody who's let's say 10 years younger than you. But coming back here, so ये reference ranges are much tighter. अगर medical doctor से पूछेंगे they'll say हाँ 7 है, it's fine, you know, it's okay. जब 11 से ऊपर होगा then we'll worry about it. 7 is okay. But यहाँ पे 5.3 से ऊपर है, we know it's already, your cells are already not responding as effectively to insulin as it should have been, which simply means there could be inflammation, there could be a hormonal stressor, there could be a diet issue, and you can, or sleep issue. Big problem by the way. So just correct this and you'll correct this. You'll be able to reverse it back. That's the only difference. Otherwise, the blood test is the basic जो हम लोग normally कराते हैं जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं. It's, you know, एक full panel अगर आप करा लो साल में एक बार, it gives you a great picture of what is happening in your health. But who will analyze it? कि as per doctor, ठीक है, चलेगा। Right. जो आपका bold हो रखा है, that becomes the spotlight. Right. बाकी सब तो ठीक है। बाकी normal। सब वो भी कभी कभी नहीं होता spotlight, हाँ। unfortunately. So that's a very good question, and I think इसीलिए I put out a lot of educational content कि आप समझो, like learn how to read it yourself. Obviously मुझे जैसे functional health practitioners, you know, and biohacking तो खैर नहीं है, but functional health practitioners बहुत हैं who help you decipher it. But I believe अपने आप को थोड़ा empower करना ज़रूरी है, because nobody can understand your health like you. Obviously, when there is a disease, you need medical intervention. मैं ये नहीं कह रही, you don't. And when there is an imbalance, you need functional intervention. But खुद को समझना भी बहुत ज़रूरी है. And that's why I put out a lot of educational content. In fact, बहुत सारे कोर्सेज करती हूँ कि आप खुद समझो कि कैसे decipher करना है, क्या होने चाहिए ranges. Got it. So I think educate करना is important, and बहुत lot of research is out there. थोड़ा search करेंगे, we'll find it. So for example, I got all my like blood tests done. Right.
मुझे अपनी ब्लड की एज आएगी समझ यस उसके जरिए, वो कैसे होगा? Right. आई गेट टू नो द पैरामीटर्स, बट उससे जो मेरी ब्लड की एज है, हाउ डू आई गेट टू नो राइट अगर आपको खुद कैलकुलेट करना है सो एंड इफ यू वांट यू कैन लिंक इट नीचे बट देयर इज एन ऑलरेडी रिसर्च कैलकुलेटर दैट्स फ्रीली अवेलेबल ऑनलाइन अच्छा, अपने पैरामीटर्स आप डालें इट विल गिव यू अ रफिश आइडिया कि आपका Oh. बायोलॉजिकल एज क्या है विच इज़ व्हाट आई यूज़ जो मैं Very अपना cool. यू नो व्हेन आई टॉक अबाउट ऑन सोशल प्लेटफॉर्म्स आई यूज द ओपन कैलकुलेटर आई पुट इट आउट देयर बिकॉज आई वांट पीपल टू टेस्ट कि आपका खुद True. का देखो आप जाके ट्रू. सो ब्लड इज लाइक वन पैरामीटर जिसके Yes. बेस पे यू गेट टू नो योर बायोलॉजिकल एज, which is your blood I like to call it biological age but it's actually your blood age ब्लड एज. right the Any other second parameter? yes हाँ. the second is now I'm talking about it from my list of priority कि ठीक blood है. age number one because आपका अभी functional health is the most important way of seeing it is what's happening in your blood Got it. or the easiest way. Second is your physiological age. Now Okay. I also love physiological age because physiological age क्या है कि आप actually execute कैसे कर पा रहे हो अपने age को. And I'll give you an example. I see 15-year-olds today and 15-year-olds, right? And I think not to make myself sound old, but when I was 15, we used to play out in the Yeah. gardens and we used to do like lot of, even though I was a happy, overweight child, but we were still out in the garden. We used to play with the mud. We used to do a lot of stuff. Today I see, and very recently I was talking to a basketball team of girls, the school ke, team. They couldn't squat. मतलब आप स्क्वाट करके नहीं उठ सकते दैट्स द बेसिक बॉडी मूवमेंट हम लोग इंडियन टॉयलेट पर जब बैठते हैं वी स्क्वाट Yes. सिटी चिल्ड्रन Yes. कैन नॉट स्क्वाट दैट इज फिजियोलॉजिकल एज एंड फॉर रिसर्च आई बीन लुकिंग एट ब्लड मार्कर्स ऑफ चिल्ड्रन हु आर बिलो 18 90% ऑफ देम हैव इंसुलिन रेजिस्टेंस सो ये 15 साल के बच्चे एक्चुअली 30-year-olds हैं एंड 15 साल के बच्चे नहीं हैं एंड इसमें एक प्रॉब्लम क्या है लाइफस्टाइल हम कहेंगे कि जेनेटिकली अलाइंड है भाई ओबेसिटी जीन्स में है या डायबिटीज़ जीन्स में है एक किसी की बहुत बढ़िया सेइंग है दैट यू डोंट हैव डिजीज़ इन योर फैमिली यू हैव बैड हैबिट्स इन योर फैमिली सो इट्स जस्ट दैट एंड दैट फिजियोलॉजिकल एज के अगर हम मार्कर्स कहें तो लाइक फॉर एग्जाम्पल आई वेयर वूप तो एक अच्छा सा कैलकुलेशन कर देता है वो बट अगर आपको मार्कर्स देखने हैं रेस्टिंग हार्ट रेट जब आप एकदम रेस्टेड मोड में हैं अबाउट टू फॉलो स्लीप जस्ट वोकन अप आपका रेस्टिंग हार्ट रेट कितना है हार्ट रेट वेरिएबिलिटी आपका हार्ट कितने अच्छे तरीके से Okay. राइट ऑल दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर Yeah. कार्डियो हेल्थ एंड इवन योर मेंटल हेल्थ बिल्कुल. एंड दिस इज फिजियोलॉजिकल एज देन योर एबिलिटी टू मूव कैन यू डू बेसिक स्टफ एक टेस्ट आती है ना सोशल मीडिया पे एंड आई एम अ बिग बिलीवर ऑफ इट क्या आप जमीन पे बैठ के उठ सकते हैं विदाउट यूजिंग योर हैंड्स Hmm. एंड आई हैव सीन पीपल एट द एज ऑफ 75 डू इट तो आप कर सकते हैं इट्स अ मैटर ऑफ प्रैक्टिसिंग कैन यू डू इट एंड वाई इज इट इंपॉर्टेंट बिकॉज मोबिलिटी इज इंपॉर्टेंट अल्टीमेटली अगर हम हेल्थ स्पैन की बात करें व्हाट डू वी वांट टू बी एबल टू बी इंडिपेंडेंट व्हेन वी आर ओल्ड वो कैसे आएगी इफ यू आर नॉट एबल टू गेट अप फ्रॉम द बेड आवरसेल्व्स बिल्कुल. राइट तो दिस इज मूवमेंट सेकेंड ग्रिप स्ट्रेंथ को बहुत क्लोजली माना जाता है विद हेल्थ स्पैन ग्रिप स्ट्रेंथ. ग्रिप स्ट्रेंथ तो क्या आप लटक सकते हैं रॉड अच्छा. पे जैसे बच्चे लटकते थे Hmm. पुल अप भी ना करें अच्छा. क्या आप 1 मिनट के लिए लटक सकते हैं अपनी बॉडी को होल्ड कर Body को सकते weight. हैं Hmm. राइट बॉडी वेट को सो दैट इज ग्रिप स्ट्रेंथ एंड देन VO2 max Sorry? VO2 max VO2 max. ये yeah क्या so होता है? how well or how much oxygen your body utilizes during exercise that's VO2 max इसको मेजर कराना पड़ता है to either get it tested या फिर ऐसे बैंड्स आपको थोड़ा हेल्प कर देते हैं टेस्ट करने के लिए but tells you how effectively your body is able to use oxygen Hmm. these amalgamation इन सबको combine करके आप एक physiological age रफिश this is a good to have number but it will tell you कि आपका physiological age कहाँ पे है Mhm. I think this is also very very important as blood age Got it. then fancy stuff आता है which I'm not getting into you can do genetic markers etc वो सब I'm not getting into Right. ये चीज़ ऐसी है जो कि एक आम इंसान आराम से कर सकता है. Exactly. ऐसा नहीं है कि you ought to be a billionaire absolutely to think about Absolutely. biohacking. and in fact मैं honestly ये बिल्कुल believe नहीं करती हूँ I know and I think recently Brian Johnson ने भी इसके बारे में बात करी थी because उसका एक perception ऐसे बन गया था कि यार ये करने के लिए बहुत रिच होने की जरूरत है Because he said ना कि $250,000 Right. अगर आप स्पेंड करते हो अपनी हेल्थ के ऊपर तो he can do it, not the आम Not जनता. exactly. I think recently he made a video saying कि नहीं ऐसा नहीं है कि आपको पैसे खर्च करने की जरूरत है because ऐसा बिल्कुल नहीं है एक और शख्स है सर्ज फॉजे. okay तो वो भी एक टेक एंटरप्रेन्योर है और वो yes. अपने को सुपर ह्यूमन बनाना चाहते हैं. Right. आई गॉट अ रिसर्च. right कहते हैं कि वो रोज 60 गोलियां खाते हैं, हाँ हार्मोन्स इंजेक्शन लेते हैं, Right. हाईटेक इम्प्लांट्स लगाते हैं, ग्लूकोज लेवल के लिए मॉनिटर करते हैं और उनके पास बहुत सारा पैसा है तो वो भी इन्वेस्ट कर रहे हैं अपने ऊपर. अपने ऊपर बिल्कुल तो अच्छा है.
which is great. Which is great. Good to have. But that is not the only way to biohack. That is not the only way to biohack. In fact, for me, that is not even biohacking. That is the extreme end. That yes, great. You want to that's self-experimentation. You want to experiment. You want to push the limits. Fantastic. आप afford कर सकते हैं. आप करिए. हम लोग भी सीखेंगे कि क्या what worked, what didn't work. I feel कि अभी जैसे the cost of biohacking in these terms looks like अरे बाप रे कैसे होगा? But I certainly believe कि वक्त के साथ will become easily accessible. For sure. When we'll have made in China Right. everywhere कि हाँ ये normalize हो जाएगा, ये accessible Right. हो जाएगा. When we watch those like sci-fi movies, वहाँ पे देखते हैं हम लोग कि अच्छा, and we are moving in that direction. One pill, Oh, pop, absolutely. and you're sorted. बिल्कुल. And they all look the same, Right. young without checking on their age. Right. एक चीज बताइए मुझे. We spoke about the food initially. We spoke about the tests and all. Do you feel that the location आप जहाँ रहते हैं उसकी importance है? Why do I say this? Because I'm in Delhi NCR, जहाँ का AQI बहुत कम है, जहाँ पे आपको सांस आराम से आ जाता है, आपको कोई दिक्कत नहीं होती है. हाँ, best place to be here. And then we also have like blue oceans, Right. or like blue zones rather, Blue not zones, blue right. oceans. And I talk about Okinawa and all the other 5-6 like zones across the Right. world. तो वहाँ शिफ्ट हो जाएं या फिर like कहाँ रहें? तो आइडियल सिचुएशन 100% वहाँ शिफ्ट हो जाते हैं. हम सब वहीं चलते हैं. बट फिर वो ब्लू जोन ही रहेगा. एग्जैक्टली. वो रेड जोन बन जाएगा. तो 100% दैट आपने एग्जैक्टली क्रक्स पे दैट्स द प्रॉब्लम दैट हमारे जो बड़े सिटीज़ हैं, मेट्रो सिटीज़ हैं, प्रॉब्लम यही है कि हम सब यहाँ पे हैं. अब सब हैं, ऑब्वियसली ऑफिस जाएंगे, गाड़ियाँ चलेंगी, मशीन्स चलेंगी, वो जो होना है वो होना ही है. राइट, वी कैन डिबेट अबाउट व्हाट्स द सोल्यूशन, बट अगर प्योरली हेल्थ के नज़रिए से देखें तो येस इट डज इम्पैक्ट योर हेल्थ. उसमें आई थिंक कोई डिबेट नहीं है. एंड ऑब्वियसली ब्रायन जॉनसन ने बहुत ही पब्लिकली एंड ऑब्वियसली ये बात कही थी व्हेन ही केम टू इंडिया, बट इट्स ट्रू. AQI levels are so high that they do impact our health. See, toxins तो enter हो ही रहे हैं बॉडी में. It is like smoking X number of cigarettes. अब cigarette smoking से क्या होता है, all of us know. And it's not about tobacco, it's about the toxins that enter the body. वो toxins आपके lungs में जा रहे हैं, your body has to process those toxins. The toxin processing, it's like this. अगर आपके घर में एक रूम में आग लग गई है, आप दूसरा रूम से जाने में तो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे. You'll be focusing there. So your body is focusing on cleaning. तो वो बाकी चीज़ें में compromise करने ही वाली है. That's just the way it works. मगर ये कहना मुश्किल है कि हम सब कहीं और शिफ्ट हो जाते हैं. अगेन उसी वो हायरार्की ऑफ नीड्स में आते हैं. जिनके पास प्रिविलेज है, पॉसिबिलिटी है, एक्सेस है, शिफ्ट हो सकते हैं. बहुत लोग नहीं हो सकते. बहुत सारी और देयर पैरामीटर्स टू लुक एट. हम लेकिन क्या कर सकते हैं, वी शुड स्टार्ट बायो हैकिंग एट अ फंडामेंटल लेवल. ब्लड टेस्ट कराइए रेगुलरली टू बी एबल टू सी हो क्या रहा है. Eat right. And I'll talk about when people ask me how do I start biohacking. ये सवाल बहुत common है because like you said, Brian Johnson's of the world, हाँ, everybody talks about कि इतना expensive है but it seems fascinating. How do I start? Actually बहुत ही easy है, right? बहुत easy है. Number one thing, and this is a biohack, sleep. Number one thing is sleep, right? And जब मैं ये सब कहती हूँ, it doesn't sound fancy, so it doesn't sound like it's biohacking, but it is biohacking. You're actually hacking your biology to become optimized, to become also, better. Also, please specify when to sleep, because yes. there are some Gen Zs, they're like, yeah, we can sleep at 3 in the morning, boy, and that's yes. perfectly fine. Yes. So please specify so that they understand. Like, not them, but everyone But at large. everybody. Yeah, no, this has become like so normalized, na, ki socializing only happens late in the hours. I have become a complete anti-social animal because of this, because I want to meet in the morning over a cup of coffee. People want to meet at 9 p.m. Mera dinner sab ho chuka hai. I'm ready for winding down. Yeah. So yeah, I think when I'll give a blanket. It's obviously we can talk about sleeping at between 9 and 10 and waking up in the morning, but I'll give a blanket usually. ऐसे आप बना लो, आप between 10 to 12 का window कर लो, whatever works for you. For some people 10 works really well, for some people 9 works 10 can PM. also 10 p.m. 10 p.m. not 10 a.m. Yeah, 9 p.m. also works really well. Some people still want to kind of कि 11 p.m. या फिर 12 a.m. कर लेते हैं. तो ऐसे 10 to 12 का एक window आप पकड़ लो, you sleep whatever makes sense to you. But whenever you choose to sleep, it has to be every single day. Okay. यानी कि आज मैं 9 बजे सो गई, कल मैं 12 बजे सो जाती हूँ, परसों मैं 2 बजे सो जाती हूँ, फिर उसके बाद वीकेंड पे देखेंगे whatever happens. Then वो circadian rhythm, remember we spoke about कि the cells have the clocks.
They the remember. clock gets confused. They don't know what to do and they have to prime for sleep. आपको वो हार्मोन्स चाहिए, not just melatonin for sleeping. You need a lot of other stuff that happens because your body cleans, repairs, rebuilds when you're sleeping. You know, एक बहुत ही बढ़िया study है of how your brain actually washes itself when you're sleeping. That happens in the first 2-3 hours, वो जो prime hours of sleep हैं. Now how that works is the body has to understand कि मुझे वो 2 घंटे कब मिल रहे हैं. अगर आप 10 बजे सोते हैं हर रोज़ एंड आप 2-3 दिन 10 बजे सो, द बॉडी स्टार्ट्स अलाइनिंग कि ठीक है 10 o'clock दिस बॉडी स्लीप्स, अराउंड 11 PM I'll start this process and randomly you decide कि आज मैं 1 बजे सो जाऊंगी but I'll get my 8 hours. बॉडी के लिए वो 2 घंटे चले गए. It's not going to do the brainwashing. It's not that brainwashing. It's not going to clean the brain. It's not going to repair the brain. तो चाहे आप 8 घंटे सो गए हो, the actual deep building is not going to happen. तो नंबर 1 इज़ कि एक कंसिस्टेंट टाइम आइडियली अराउंड 10 PM or 10 to 12 PM. Second, making sure that the quality of sleep is really, really good. And what do I mean by that? I mean, you can't have alcohol before sleeping, right? People have alcohol to sleep, but alcohol does not allow your body to get into deep sleep phases. Okay. Right? So again, not giving any gyan on alcohol, पीनी चाहिए नहीं पीनी चाहिए, purely scientifically, it's not good for us. But if you choose to, it should not be near sleep. So ulta hai, we have it like people have it in the night. See, 2 things, right? One, it's a toxin. Yes. Your body is going to be working on repairing and cleaning. Second, it does make you, why does it make you feel buzzed? It's impacting and taking over your neurochemicals. So how is your brain going to repair itself when it's hijacked with something external? There's no way. वो उसको clean करने में अपने आप को heal, your brain literally inflames after you've had alcohol. So first it's going to work on eradicating that inflammation, मतलब healing from, it's like somebody's punched you, आप पहले वो heal करोगे rather than actually going and working out to repair yourself. So that brain inflammation, the toxin overload that you've given to your liver, all that first will get cleaned. Then repairing will happen after 48 hours. Another big thing that happens is protein synthesis or muscle synthesis drops for at least 48 hours after you have alcohol. उसमें क्या होता है? So, you know, people think protein synthesis, muscle synthesis is only for somebody जिसको जाके muscles build करने हैं. That's not true. Muscle is the biggest longevity organ. Okay. Why? Because how do we do anything? How am I even moving these thumbs? Muscles, right? What are my skin cells or my DNA made of? Amino acids, which comes from protein, which is why I require protein synthesis. So it's not about looking good. It's not about being buffed up, या you know, gym bodies जो होती हैं. It's not about that at all. It's just about movement. It's about strength. It's about being alive, literally. तो जब प्रोटीन सिंथेसिस स्टॉप्स, इट्स नॉट कि आपके मसल बिल्ड नहीं हो रहे अगर आपने वर्कआउट किया है, आपका सेलुलर रिपेयर नहीं हो रहा, आपका हार्मोनल रिपेयर नहीं हो रहा या हार्मोन क्रिएशन नहीं हो रहा, आपका DNA रिपेयर नहीं हो रहा, एंड सेल्स आर कॉन्स्टेंटली dying and regenerating. Our DNA is constantly repairing itself. All that does not happen when protein synthesis drops. So these are just small things that happens when we have alcohol. So one, coming back to quality of sleep, no alcohol before sleeping. Second, caffeine. I see people 8 PM in a cafe having coffee. And they'll say, मेरे को नींद आ जाती है. आपको आ जाती है नींद, but your brain and your body is not doing what it's supposed to do. आप रिकग्नाइज नहीं करते हो, you're falling asleep, but जो actual deep repair होती है of sleep, what sleep is meant for, is not happening, even if you don't realize it. So there should be at least a 10-hour gap between your sleep time and your coffee. So आप एक सुबह की coffee पी लो and then you create a cutoff. And caffeine can also come in many ways. Colas and sodas and, you know, a lot of hidden ways. It's not just coffee. So that's the second. Third is you don't want to have a lot of sugar. Sugar is a antagonist or the villain or the dushman of growth hormones. Now, growth hormones is, as it's called, growth hormones is required for all the repair and the regeneration that happens. अगर आप बहुत शुगरी चीज़ खा के सो रहे हो, you're spiking your insulin, तो उसका stress तो अलग ही है, because insulin and sugar obviously does add stress to the cells, but you're also not letting your body release growth hormones. Again, sleep is not going to do what it does. Then a lot of light exposure. See, our body, our cell and our eyes respond to light. You know, when there's bright light or when there's sunlight, it says subah hai, let's kind of release the hormones for being awake. तभी they do, and मेरे फैमिली में बहुत बड़ा जोक है कि 8 बजे वो, you know, red lights on हो जाते हैं घर में, but you reduce the bright lights, you know, have just dim orangey yellowish lights at least 2-3 hours before sleeping. And then the gadgets that we're looking at,
अगेन ऐसे नहीं छोड़ सकते, एटलीस्ट वेयर blue light blockers. Mhm. So these are few things that we can do. In temperature, cold temperature, It helps. it helps because your body has to drop in temperature to sleep. The body actually has to become cold to sleep and warm when it wakes up in the morning. So you want to help your body actually get into a cooler state to get deeper sleep. So like for women, especially when we go above 35, perimenopause begins, the multiple years, for some people even 10-15 years before you get into menopause. अब हार्मोनल फ्लक्चुएशन शुरू हो जाते हैं, तो आपका एस्ट्रोजन ड्रॉप हो जाता है, आपका प्रोजेस्ट्रॉन जितना राइज होना चाहिए लुटील फेज में, जो पीरियड से पहले के 10-15 दिन है, उतना राइज नहीं होता. एंड प्रोजेस्ट्रॉन बहुत इंपॉर्टेंट है बॉडी टेम्परेचर रेगुलेशन के लिए, डीप स्लीप के लिए. एंड हम बहुत कॉर्टिसोल सेंसिटिव हो जाते हैं. एंड कॉर्टिसोल नॉर्मली लोग उसको स्ट्रेस हार्मोन कहते हैं, बट इट्स नॉट सिर्फ स्ट्रेस के लिए. जैसे हम सुबह जब उठते हैं तो पहले 30 से 90 मिनट्स में कॉर्टिसोल पीक होना चाहिए, ज़रूरी है. तभी यूल फील एनर्जी, यूल फील अवेक. तभी बहुत लोग नहीं होते जो उठ नहीं पा रहे बेड से बिकॉज कॉर्टिसोल राइज नहीं हो रहा. बट टू बी एबल टू गेट अप एंड से ओके नाउ आई एम रेडी फॉर द डे, कॉर्टिसोल राइज होना चाहिए. बट अबव 35 एंड बहुत सारे और सिचुएशंस में आप कॉर्टिसोल सेंसिटिव हो जाते हैं, आपकी बॉडी सडनली सोते सोते कॉर्टिसोल रिलीज कर देती है. तो सुबह 4 बजे नींद खुल गई मेरी और अब मैं वापस सो नहीं पा रही. इज़ बिकॉज 2 चीज़ें. एक, सडनली ब्रेन को लगा कि मेरा ब्लड शुगर लो हो गया है. एंड इंसुलिन का ऑपोजिट इज कॉर्टिसोल. इंसुलिन क्या करता है? ब्लड शुगर खींचता है. कॉर्टिसोल ब्लड शुगर डालता है ब्लड में. लिवर को बोलता है शुगर रिलीज करो. तो कॉर्टिसोल रिलीज करती है बॉडी कि मेरे को शुगर चाहिए, ब्रेन को खाना चाहिए. कॉर्टिसोल वेक्स यू अप एंड देन आप वापस नहीं सो सकते. तो बहुत सारी चीज़ें हैं इसको बैलेंस करने के लिए. बट ये सब होने के चक्कर में आपका टेम्परेचर बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. Women के लिए sleep becomes even more important above 35, but sleep is important for everybody, not just for women. बस above 35 थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है चीज़ें देखने के लिए कि हमारा sleep ठीक रहे. एंड टेम्परेचर हो गया, क्या क्या नहीं खाना चाहिए हो गया. मेंटल एंड इमोशनल वाइंड डाउन. वी डू, कितना कुछ होता है दिन में, द ब्रेन इज़ वर्किंग लाइक एनीथिंग एल्स. आप एकदम से काम करते करते सो नहीं सकते, एकदम से कंटेंट देखते देखते सो नहीं सकते. अब कंजम्पशन, याद है मैंने स्टार्टिंग में कहा था, सिर्फ जो हम खाते नहीं हैं, जो हम कंटेंट देखते हैं, जो कॉन्वर्जेशंस करते हैं, हम एकदम ही कोई बहुत सीरियस थ्रिलिंग कंटेंट देख रहे होंगे या कोई ऐसी न्यूज़ देख रहे होंगे जिससे वी गेट सो वर्कड अप कि दुनिया में पता नहीं क्या ही हो रहा है. अब बंद करके आप सो तो नहीं पाओगे. सो भी जाओगे तो ब्रेन विल नॉट शट डाउन. सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल कि सिर्फ खाना नहीं, हम कंज्यूम हर तरीके से क्या कर रहे हैं. इवन कॉन्वर्जेशंस दैट 2 people have, लेट्स से इफ अ कपल इज स्लीपिंग टुगेदर, तो आप दोनों किस चीज़ की बात कर रहे हैं. तो आई हैव अ रूल कि बाबा कोई सीरियस बात नहीं करते सोने से पहले, अदरवाइज बोथ ऑफ अस विल नॉट बी एबल टू स्लीप प्रॉपर्ली. ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, बट जस्ट टेकिंग केयर ऑफ दैट. इसको आई पुट दिस इन अ बकेट ऑफ स्लीप हाइजीन, कि अगर स्लीप हाइजीन मेंटेन करेंगे तभी स्लीप ओके हो पाएगी. एंड अगर स्लीप ओके है तो आपका 50% बायो हैकिंग कैन हैपन. बाकी आप सारे एक्सपेंसिव पिल्स खा लो, लेकिन आप वो प्रॉपर 8 hours ऑफ स्लीप नहीं मैनेज कर पा रहे हो, कोई फ़ायदा नहीं होने वाला. वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि ये एक रिमाइंडर है उन लोगों के लिए हु एंड अप ब्लेमिंग द एनवायरनमेंट, राइट. द फैक्टर्स जो वो कंट्रोल नहीं कर सकते लाइक AQI, Right. बट जो फैक्टर जो वो खाना खा रहे हैं, रोज बाहर से ऑर्डर कर रहे हैं, उनकी बिल्कुल. स्लीप, वो आपके कंट्रोल में है. बिल्कुल. आपका मूवमेंट, आपका लाइफस्टाइल आपके कंट्रोल में है. बट आप अगर वही फिक्स नहीं कर रहे हो, बिल्कुल. यू एंड अप ब्लेमिंग कि अरे हम तो यहाँ रहते हैं, इसकी वजह से हमारी हेल्थ बिल्कुल. खराब हो रही है. एब्सोल्युटली. फोकस ऑन दैट. एब्सोल्युटली 100%. एंड एग्जैक्टली एज यू सेड, स्लीप नंबर 1, उसके ऊपर खाना, एंड देन उसके ऊपर एक्सरसाइज. एंड एक्सरसाइज इज नॉट वॉकिंग, वॉकिंग इज मूवमेंट. एक्सरसाइज यू हैव टू लिफ्ट. That's unfortunately the reality, whether we like it or we don't. Perfect. Let's speak about the market. As per the research, कहते हैं कि longevity और anti-aging जो ब्रेन हेल्थ सप्लीमेंट्स हैं, इसका मार्केट 2022 में $800 मिलियन का था, जो कि 2030 तक $1,350 मिलियन तक हो जाएगा. Right. इंडिया का शेयर 2021 में 7.5% था, जो कि बढ़ ही रहा है विद मोर अवेयरनेस एंड मोर चैलेंजेस. तो इंडिया में जो ये ट्रेंड शुरू हुआ है, ये कितना आगे जाएगा? आई थिंक ट्रेंड शुरू हुआ है बिकॉज ऑफ सम एलिमेंट्स ऑफ कॉन्शियसनेस जो आ रही है, बट ऑल्सो ट्रेंड शुरू हुआ है बिकॉज अगर आप वो नंबर्स में देखें तो एंटी एजिंग एक काफ़ी बड़ा बकेट है. more than just supplementation. Anti-aging creams? Yeah, anti-aging creams, even pills आजकल पैकेज हो रहे हैं for anti-aging. Okay. For example, I think collagen की market is pretty big.
एंड वाइल बहुत चीज़ों के लिए अच्छी है, गट हेल्थ के लिए, जॉइंट हेल्थ के लिए, जो सेल्स आती हैं, जो मार्केटिंग कम्युनिकेशन इज फॉर स्किन हेल्थ, कि आपको रिंकल्स नहीं आएंगे, आपको you'll remain young The for longer. Korean skin, The Korean skin, yeah, the Korean glass skin that's become the absolutely the benchmark for maximum females. right, absolutely. So anti-aging unfortunately is still a bigger market share than actual longevity, but usually हम numbers में दोनों को club कर देते हैं. तो इंडिया में while the consciousness and the health awareness has started, अभी बहुत nascent level पे हम अभी बस conversation शुरू ही हुई है. उसमें बहुत बड़ी, जैसे मैंने कहा, एंटी एजिंग के लिए ट्रिगर, जैसे आपने ऑलरेडी कह दिया, एक बेंचमार्क है, कोरियन स्किन है, मीडिया प्लेज अ ह्यूज रोल, कल्चरल एस्पेक्ट्स प्ले अ ह्यूज रोल. वो ट्रिगर एक्चुअली बहुत ही स्ट्रॉन्ग है. मेरा आधा काम व्हेन आई वर्क विद समबडी, स्पेशली विद द वुमेन दैट आई वर्क विद, होता है टू अनडू द डैमेज दैट देव डन इन द रिलेशनशिप विद देयर बॉडी, रादर देन वर्किंग ऑन बायोहैकिंग. बायोहैकिंग भी तो बहुत बाद में पहुंचते हैं हम. पहले एक्चुअली वी हैव टू रीबिल्ड दैट फाउंडेशन, बिकॉज समहाउ कल्चरली एक वो लॉजिक है ना कि मैं पतला कैसे हो सकती हूँ, मैं यंग कैसे दिख सकती हूँ. एंड इफ इट्स कमिंग फ्रॉम अ लेंस ऑफ हेल्थ इट वुड हैव बीन गुड, बट इट कम्स कि मैं अपने आप को स्टाफ कर दूंगी, आई रादर नॉट ईट बिकॉज बस मुझे पतला होना है. एंड देन यू आर बर्निंग योर सेल्फ. तो मैं से कि डोंट बर्न, यू हैव टू बिल्ड. तो अ लॉट ऑफ दिस इज ड्रिवन फ्रॉम दैट एस्थेटिक स्पेस. अगर प्योरली नंबर से देखें, आई थिंक ये सिर्फ बढ़ने ही वाला है. आई होप एंटी एजिंग कम हो और ना बढ़े, एंड लॉन्जिविटी में जो शिफ्ट है वो ज़्यादा जाए. बट लॉन्जिविटी शुरू 100% हो गई है. इट्स ऑलरेडी स्टार्टेड. फोकस शुड नॉट बी लाइक कि मैं कौन सी डार्क सर्कल रिमूवल क्रीम लूं. राइट, रादर फोकस इज कि मैं टाइम से सो जाऊं और एब्सोल्युटली, स्क्रीन पे ना लगी रहूं पूरी रात. एब्सोल्युटली, दैट्स मच बेटर. एब्सोल्युटली, 100%. कि मैं अपना न्यूट्रिशन, स्लीप, मूवमेंट ठीक कैसे करूं, रादर देन वरिंग कि विच प्रोडक्ट इज गोइंग टू डू अ मिरेकल. बट ये भी है ना सत्य कि ऑल दीज अवेलेबल टूल्स एंड सप्लीमेंट्स एंड प्रोडक्ट्स वो बहुत महंगे हैं. तो जो आम लोग हैं उनके लिए एक्सेसिबल है ही नहीं. दे आर लाइक बिल्कुल. वाओ इट्स ओनली फॉर द एलीटिस्ट ऑफ द एलीटिस्ट इन द वर्ल्ड, नॉट फॉर द आम जनता. तो इज इट अबाउट चार्ल्स डार्विन जिन्होंने कहा था कि जो सबसे फिट है वही सर्वाइव करेगा, बाकी सब विल पेरिश. सैड रियलिटी, या कुछ सोल्यूशन है, कुछ होप है फॉर दोज हु कैन नॉट अफोर्ड दीज एक्सपेंसिव थिंग्स अपार्ट फ्रॉम व्हाट यू शेयर्ड इनिशियली, जो आपके जो लॉन्जिविटी के लिए जो हम कर सकते हैं. Absolutely. So, I think a little bit of both. To some extent, एक harsh reality है, because मैं अगर ये भी कहूँ कि basic supplements they also tend to be on the expensive side. तो it does require an investment. And I say this, मुझे पता है ये easier said than done है, but I still say कि एक छोटा amount of investment इस नज़रिए से करा जाए कि I'm investing in my health today so that I don't have to invest in disease tomorrow. Wonderful. But जितना भी आप अफोर्ड कर सकते हैं, उसके अलावा ऑनेस्टली स्टार्टिंग पॉइंट जो है, एंड आई से दिस अगेन एंड अगेन बिकॉज यहाँ पे बहुत ज़रूरत है हमें फोकस करने की, चाहे हमारे पास अफोर्डेबिलिटी हो या ना हो. स्लीप, फूड, वर्कआउट, ये 3 भी अगर हम एक्चुअली शुरू करना बहुत बहुत बड़ा बैटल जो है टुवर्ड्स हेल्थ स्पैन, वी वुड हैव वन. True. एंड इसके ऊपर देन मेंटल हेल्थ एंड इमोशनल हेल्थ. थैंक यू फॉर reiterating it, because why am I asking this? कि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि ये तो हमारे लिए है ही नहीं, Right. एंड अब तो लाइफ ऐसी ही जीनी है. बिल्कुल. बट व्हेन दे रियलाइज कि हाँ ये कंट्रोलेबल्स हैं, इस पे फोकस Absolutely. कर लोगे तो बाकी चीजें इट्स ओके, It's okay. मैनेज. And बाकी चीज़ों में भी, जैसे हमने स्टार्टिंग में सूर्य नमस्कार की बात करी Yeah. थी, ग्राउंडिंग मैट की जरूरत नहीं है, आप बाहर जाके घास पे चलो. बिल्कुल. टुडे आई स्टिल प्रेफर डूइंग दैट बिकॉज वो natural. उसका एग्जैक्टली दैट्स नेचुरल, वो उसका एक ऑल्टरनेटिव बनाया है हमने. सनलाइट एक्सपोजर आप शुरू करो, आप जस्ट गो फॉर अ रन आउटसाइड इफ और कुछ नहीं हो सकता. एंड देन अगर हम और थोड़े फैंसी चीज़ों में भी चले जाएं कि कोल्ड एक्सपोजर, रेड लाइट थेरेपी, एक सिंपल रेड बल्ब मिलता है ऑन अमेजोन, थोड़ा सा एक आप वो करके उसमें इन्वेस्ट करके 800 रुपये का बल्ब भी आ जाता है ऑन अमेजोन. आप उसको व्हेनेवर यू कैन वो खरीद के घर पे जस्ट बी मिनिमली क्लोथ सेट इन फ्रंट ऑफ इट. आपको ज़रूरत ही नहीं है कोई बहुत फैंसी पार्लर जाने की या वेलनेस सेंटर जाने की फॉर द रेड लाइट थेरेपीज. आप put yourself, just put ice on your face, put ice on your hands. एक ब्यूटीफुल स्टडी ऑन एथलीट्स है कि जस्ट फीट का जो नीचे वाला पोर्शन है, हैंड एंड फेस, they respond to temperature the most.
यहाँ पे आइस लगा लो, पूरा आइस बॉडी एक्सपोजर हो गया आपका. हैक्स बहुत हैं विच कैन बी डन एट डिफरेंट बजट्स. स्टार्टिंग पॉइंट वही है. I tried ice bath couple of months back for the first time in my life, and I was like, wow, my body was numb, राइट. and I was in a state of calmness. मतलब मैं बहुत शांत था, बहुत ही सुकून था, सारे दुख गम दर्द मैं सब भूल गया था. सुपर्ब. एंड आई रियलाइज कि ये चीज़ें में एक्सेसिबल है. आपके बिल्कुल. घर में एक बर्फ है, आप डालो अपनी बाल्टी के अंदर. यू नीड नॉट गो फॉर दोस आइस बाथ Absolutely. चैलेंजेस व्हिच आर हैपनिंग एट अ प्राइस. बिल्कुल. वो पॉसिबल बिल्कुल. है. 100% आपको क्रायोथेरेपी की जरूरत नहीं है. आप घर में बर्फ डाल के यू कैन, एक बकेट में बर्फ डाल के यू कैन गेट इनटू इट. Get into it. एब्सोल्युटली. सो अर्बन इंडिया में जहाँ तकरीबन 14% लोग लंबे समय से कॉन्स्टिपेशन या फिर डाइजेशन इशू से जूझ रहे हैं, एंड वो भी नॉर्मल है. राइट. कि मैंने क्या बोलते हैं उसको, जो खाते हैं लोग when they have constipation. लैक्सेटिव या अरे इसबगोल. that इसबगोल. इसबगोल. इसबगोल, हाँ, कि दैट इज अ नॉर्मल थिंग कि अगर Right. आप कॉन्स्टिपेशन हो रही है तो नॉर्मल सी बात है. एंड पीपल टेंड टू हैव द लैक्सेटिव्स, विल नॉट नेम द ब्रांड, बट बहुत सारे अवेलेबल हैं. बिल्कुल. ये भी नॉर्मलाइज हो चुका है. अनफॉर्चुनेटली यस. एंड आई फील कि गट इज द मेन थिंग. अगर आपने ये ठीक कर लिया तो आपकी हेल्थ काफ़ी हद तक ठीक हो जाएगी. 100%. प्लीज गो डीपर एंड हेल्प अस अंडरस्टैंड कि गट हेल्थ को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं. सो आपने बहुत ही ब्यूटीफुल टॉपिक छेड़ा है, बिकॉज 100% गट हमारे हेल्थ का सेंटर है. राइट. एवरी सिंगल थिंग इज कनेक्टेड विद द गट. मैं थोड़ा सा टाइम स्पेंड करूंगी ऑन क्यों, एंड देन विल टॉक अबाउट इसको कैसे ठीक Done. कर सकते हैं. बिकॉज अगेन जैसे आपने कहा, बहुत सारी चीज़ें नॉर्मलाइज हो गई हैं. एसिडिटी है, एंटासिड खा रहे हैं लोग, सालों साल एंटासिड खा रहे हैं लोग, लैक्सेटिव्स पे हैं लोग. गट हम सोचते हैं सिर्फ हमारा स्टमक है जो डाइजेस्ट करता है. एक्चुअली द क्रक्स ऑफ द गट इज जो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन है, जिसके अंदर ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ माइक्रोब्स रहते हैं, मतलब बैक्टीरिया, वायरसेस एंड प्रोटोजास, फंगाइज एट्सेट्रा. और ये एक पूरा यूनिवर्स है. एंड आई लाइक टू थिंक जैसे इस यूनिवर्स में हम रह रहे हैं, हमारे अंदर एक यूनिवर्स है. कृष्ण जी ने कहा था ना कि मेरे अंदर ही एक यूनिवर्स है. आई थिंक यही है. तो हमारे अंदर एक पूरा यूनिवर्स रह रहा है, एंड ये यूनिवर्स के साथ क्या होता है वो डिपेंड करता है हम क्या कर रहे हैं. हमारे साथ क्या होता है वो डिपेंड करता है ये यूनिवर्स की हेल्थ कैसी है. इट्स सच अ टू वे सिम्बियोटिक रिलेशनशिप कि हम इन्हें ज़िंदा रखते हैं या ये हमें ज़िंदा रखते हैं. आज तक रिसर्चर्स ये आंसर नहीं कर सकते, बिकॉज दोनों ट्रू हैं. राइट. इसीलिए गट हेल्थ इतना इम्पॉर्टेंट है. अब गट हेल्थ को मैनेज कैसे किया जाए. नंबर 1, जो सब चीज़ें आपने कही वो नहीं की जाए. एंटासिड completely ruins the gut. एसिडिटी कभी कभार जो होती है, कुछ खा लिया होगा स्पाइसी एट्सेट्रा, समझ जाओ किस चीज़ से हो रही है, वो चीज़ ना खाई जाए. बहुत रेयर केसेस में जब मैनेज नहीं हो पा रहा, एक एंटासिड आई अंडरस्टैंड, अदरवाइज एलोवेरा जूस है, कोकोनट वाटर है, इवन फ्रोज़न बनाना है. ये सब चीज़ें खा के जो रेयर केसेस में एसिडिटी होती है मैनेज हो सकती है. ये हम एक विशियस साइकिल क्रिएट कर देते हैं. एसिडिटी हो रही है, एंटासिड खा रहे हैं, जिस खाने से हो रही है वो नोटिस नहीं करना है, वो बार बार खाना है और एंटासिड खाना है, एंटासिड खाना है, एंटासिड खाना है. अल्टीमेटली वी रीच अ पॉइंट कि स्टमक एसिड क्रिएट ही नहीं कर रही. बिकॉज ऑफ लो एसिड लेवल्स एसिडिटी हो रही है, बिकॉज खाना फर्मेंट होता है, इट रेजेस अप, आपको लगता है सेम एसिडिटी है, आप फिर भी एंटासिड खाए जा रहे हो. अब क्या हुआ है, एसिड जो है आपके बॉडी का फर्स्ट बैरियर है. नंबर 1 खाना डाइजेस्ट करता है. नाउ खाना डाइजेशन इज गॉन फॉर अ टॉस. खाना ब्रेक डाउन नहीं होने वाला, न्यूट्रिशन अब्जॉर्ब नहीं होने वाला, सारे न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी शुरू हो गए, व्हाट वी स्पोक अबाउट अर्लियर. दूसरा, आपका जो खाने के अंदर बैक्टीरिया आता ही आता है. राइट. आई मीन दैट्स नॉट, कितना भी आप क्लीन कर लो, कितना भी कुक कर लो, जो बैड बैक्टीरिया है जो बॉडी नहीं चाहती, वो एसिड उसको मार देता है. अब कोई बैरियर नहीं है, एसिड है ही नहीं, तो वो मरने नहीं वाला. इट्स गोइंग टू एंटर योर स्मॉल इंटेस्टाइन. स्मॉल इंटेस्टाइन वो जगह नहीं है जहाँ बैक्टीरिया ग्रो होनी चाहिए. इट शुड गो इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन. अब यहाँ ग्रो होना शुरू हो गया. नाउ वो इश्यूज आ गए कि आप हमेशा ब्लोटेड हो, आपको गैस हो रही है, आप बर्प करे जा रहे हो, प्लस बिकॉज खाना डाइजेस्ट नहीं हो रहा, न्यूट्रिशनल गैप्स हो रहे हैं. आपने एक बड़ा कैस्केडिंग इशू शुरू कर दिया है ऑफ डिजीजेस, बिकॉज हमने सिंपल चीज़ करी, हमने एंटासिड खाते गए. राइट. सेम थिंग विद लैक्सेटिव. कॉन्स्टिपेशन है, फिगर आउट कि क्यों है, रादर देन सेइंग कि लैक्सेटिव खा लिया हो गया, बिकॉज बॉडी एलिमिनेट कहाँ करती है टॉक्सिन्स, विद द बाउल मूवमेंट, यूरिन या स्वेट.
and bowel movement is a big part of it, and not just toxins. एक छोटा एग्जांपल दूंगी, गोइंग बैक टू विमेंस हेल्थ, बट हम लोग एस्ट्रोजन भी निकालते हैं बॉडी से, राइट? वी डिटॉक्स एस्ट्रोजन. जब यूटिलाइज हो जाता है, बॉडी kind of combines it or binds it, it throws it out in the large intestine. We're supposed to remove it, eliminate it in the bowel. अगर आपका गट माइक्रोबियोम आउट ऑफ बैलेंस है, मतलब जो अच्छा बैक्टीरिया है वो कम हो गया है, जो बुरा बैक्टीरिया है वो बढ़ गया है, एंड कुछ ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं इन द गट विच क्रिएट अ सर्टेन एंजाइम. वो एंजाइम इस एस्ट्रोजन को डी बाइंड या तोड़ देते हैं. इट गोज बैक इन टू द सिस्टम एंड वी गेट इशूज लाइक एस्ट्रोजन डोमिनेंस. तो आपके PCOS, endometriosis, even estrogen related cancers, all of this is because of estrogen dominance, right? And then belly fat, because your body holds on to belly fat. So gut is so important. It's everything from your hormone health, your mental health. Mental health ka another example I'll give you, this microbiome, this bacteria, they create lot of your neurochemicals like serotonin. जब किसी को depression होता है, doctors जो medicine देते हैं वो actually serotonin pill होती हैं, because serotonin is a hormone that makes us feel happy. Now, actually, your gut microbiome creates it. Your gut microbiome creates majority of your melatonin, your sleeping hormone. नींद नहीं आ रही, insomnia हो रहा है. You know, lot of times when I ask people, आपको कोई gut issues हैं क्या? पहला आंसर होगा नहीं है. Then I'll start digging deeper. अच्छा, कभी acidity होती है? हाँ, acidity तो हर रोज होती है. Normal है. हाँ, या फिर कॉन्स्टिपेशन, हाँ उसमें इशू होती है, बट वैसे कोई इशू नहीं है, बाकी सब मैं खा सकती हूँ. तो वी डोंट रियलाइज, एंड लॉट ऑफ टाइम्स कुछ नहीं होता, बाउल मूवमेंट हो रहा है, एवरीथिंग इज फाइन, लेकिन नींद नहीं आ रही, बहुत ब्रेन फॉग हो रहा है, बहुत फटीग है, बॉडी में इन्फ्लेमेशन है फॉर नो रीजन. आपके इन्फ्लेमेशन मार्कर्स HSCRP ESR हमेशा हाई हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा क्यों है. कोई इन्फेक्शन नहीं है और कोई इशू नहीं है, डॉक्टर कहते नहीं कुछ नहीं, और इट्स नॉर्मल. बिकॉज आपका गट में आपने ऐसा हैवक क्रिएट किया हुआ है कि आपकी बैक्टीरिया इज आउट ऑफ बैलेंस. बहुत लोगों को लीकी गट हो जाता है. आपके गट की लाइनिंग जो है अगर ऐसी होनी चाहिए कि सिर्फ न्यूट्रिएंट्स उसमें से जाएं, परमेबिलिटी. आपने इतने टॉक्सिन्स खा लिए, इतना मे बी अल्कोहल, मे बी लॉट ऑफ प्रोसेस्ड फूड, बहुत सारा शुगर, एंड द परमेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, टॉक्सिन्स रिलीज होना शुरू हो जाते हैं. नाउ ऑल ऑफ दिस इज गोइंग टू कॉज इन्फ्लेमेशन, गोइंग टू कॉज टॉक्सिसिटी. तो कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, आई नो मैं बहुत लंबा चली गई इनटू गट हेल्थ, बट कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन कि गट हेल्थ को ठीक कैसे रखा जाए. सबसे पहले आई स्टार्ट विथ रिकग्नाइज अगर गट हेल्थ ठीक नहीं, लाइक अगर कोई ऐसे इश्यूज हैं, बिकॉज इफ़ यू हैव एसिडिटी, इफ़ यू हैव बर्पिंग, इफ़ यू हैव ब्लोटिंग, इफ़ यू हैव डायरिया और कॉन्स्टिपेशन और एक्सट्रीम फटीग फॉर नो ऑब्वियस रीजन, आपको पता होना चाहिए कि गट में इशू है. नाउ बहुत सारी चीज़ें जो मैं कहूँगी आप वो नहीं कर सकते अगर गट में इशू है. फॉर एग्जाम्पल, अगर स्मॉल इंटेस्टाइन बैक्टीरियल ओवरलोड है, लाइक बैक्टीरिया ग्रो हो रहा है इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, आई विल से प्रोबायोटिक रिच फूड खाओ, दही, किमची, फर्मेंटेड फूड. इस पर्टिकुलर इंसान जिसको सीबो है, दिस इज गोइंग टू मेक इट इवन वर्स. बट जिसको कुछ नहीं है, इट्स गोइंग टू मेक द गट हेल्थ रियली रियली गुड, राइट? सो बहुत, दिस इज वे बायो इंडिविजुअलिटी कम्स इन टू प्ले, बिकॉज थिंग्स दैट विल बी ग्रेट फ्रॉम अ जेनेरिक पर्सपेक्टिव, एक इंसान जिसको कोई गट इश्यूज नहीं है उनके लिए बहुत अच्छा होगा. लेकिन अगर आपको सीबो है, आप उसमें से कुछ पोषण करोगे तो इट बिकम्स वर्स. अगर आपको सीफो है, फंगल ओवरग्रोथ है, अगेन आप उसमें से कोई चीज़ें करोगे, दैट बिकम्स वर्स. आपको लीकी गट है, मैं आपको 2-3 चीज़ें दे दूँ, आपको ये खाना चाहिए, करना चाहिए, मगर आपका गट की लाइनिंग ही हील नहीं है, देन इट्स नॉट गोइंग टू हेल्प यू. तो आई ब्रेक इट इनटू 2 पोर्शंस. इफ़ यू हैव अ हेल्दी गट मेंटेन करने के लिए, have a lot of vegetables cooked, always cooked vegetables, never uncooked vegetables. Okay. And when I say cooked, that's another, I'm going to keep digressing, but in Indian cooking, we really overcook our vegetables. तो सारे polyphenols, vitamins मर जाते हैं. Sauteed, steamed, हल्का सा cooked, but it should be cooked vegetables. So it's the safest and the easiest for your body to digest. Lots of fiber. Now, where does fiber come from? Your vegetables, your fruits, but also from things like well-cooked grains and rice. तो स्वीट पोटैटोज़, राइस को, ये आजकल नया ट्रेंड है ना, एक्चुअली बहुत अच्छा ट्रेंड है कि आपने राइस को पकाया, थोड़ा सा ठंडा किया, उसके ऊपर घी या कोकोनट ऑयल डाल के आप खाओ, इट बिकम्स फूड फॉर योर गट माइक्रोबियोम. इट्स अ ग्रेट रेजिस्टेंट स्टार्च. एंड देन जस्ट इन जनरल टेकिंग केयर ऑफ योर डाइट, एंड डाइट में स्टार्टिंग विथ, एंड again different countries will, I would have said different things. For our culture, your first goal has to be protein, making sure you're getting enough protein, because we are 90% of us are not getting enough protein. And initially I had spoken about it ki amino acids are building blocks for everything. It's got nothing to do with muscle,
From hormone, brain chemicals, DNA, cells, skin, everything is made of amino acids. That's a building block. एक बिल्डिंग बन रही है, आप सीमेंट तो यूज़ करोगे बिल्डिंग बनाने के लिए. अब आप सीमेंट ही बोलोगे मेरे को नहीं लगाना, तो बिल्डिंग कैसे बनेगी? दैट्स अमीनो एसिड्स. मेन के लिए 1.8 to 2 grams of protein per kg of their body weight every single day is essential. For women? For women, till 35 the same. Above 35, 2.2 to 2.5 grams per kg of their body It'll weight protein. increase. It increases. Women actually in their peri and then onwards need more protein than men. And culturally, we actually think the opposite is true. And that's why women suffer so much when it comes to bone health, hormonal health, and mobility as they become older. See, the moment we get into peri, we start losing muscle like crazy. मसल लूज का मतलब अगेन मैं एस्थेटिक मसल की बात नहीं कर रही हूँ इसमें, मैं बेसिक फंक्शनल मसल की बात कर रही हूँ. एंड मसल इज अ लॉन्जिविटी ऑर्गन. मसल इज ऑल्सो योर मेटाबॉलिक ऑर्गन, बिकॉज ब्लड शुगर मैनेज करती है मसल. इट स्टोर्स ग्लूकोज एंड आपकी मेटाबॉलिक, इट्स वेरी मेटाबॉलिकली एक्टिव, राइट? इट बर्न्स एनर्जी ऑन इट्स ओन. ऑल दैट इज टेकन अवे. You have to give it back for protein synthesis. And then your bones are carrying your weight because your leg muscles are gone, now your bone is carrying the weight. And then osteoporosis anyway starts setting in. So actually protein requirement for women, and now there is, see, till 10 years ago हम उतना research नहीं करते थे biological differences पे, but now there is beautiful research showcasing कितना difference हो जाता है during perimenopause when women just meet their protein goals. So since we discuss कि गट हेल्थ बहुत इम्पॉर्टेंट है किसी की भी इंसान के लिए, तो अगर हम बात करें कि अगले 30 दिनों में जिसको डाइजेशन है, ब्लोटिंग है, ऑल दीज गट इश्यूज, इसको ठीक करने के लिए क्या कर सकता है? ग्रेट क्वेश्चन. सो सी, जब कोई भी इश्यूज हैं तो उसको ठीक करने के लिए सबसे पहला स्टेप इज़ टू अंडरस्टैंड आपका रूट कॉजेज़ क्या है, राइट? बिकॉज जैसे हमने स्टार्टिंग में कहा था दैट अगर आपको ब्लोटिंग है या मुझे ब्लोटिंग है, ज़रूरी नहीं है सेम रीज़न की वजह से हो रहा होगा, राइट? तो वो बहुत ज़रूरी है रूट कॉज एनालिसिस करना. बट एक जेनेरिक अगर मैं आपको फ्रेमवर्क दूँ तो वी कॉल इट द 5R फ्रेमवर्क, जिसके बेसिस पे हम एक प्रोटोकॉल या एक रोड मैप क्रिएट कर सकते हैं अपने लिए. नंबर 1 इज़ रिमूव, कि आप ऐसी चीज़ें निकालना चाहते हैं जो आपके गट को और ट्रिगर करें या और प्रॉब्लम क्रिएट करें. तो अब अगेन रूट कॉज एनालिसिस इंपॉर्टेंट है टू अंडरस्टैंड आपके ट्रिगर्स क्या हैं, बट कुछ जनरल ट्रिगर्स हैं जो हम सबके लिए सजेस्ट करते हैं निकाला जाए इन द रिमूव फेज. नंबर 1 इज़ ग्लूटेन, मीन्स आटा, मैदा एट्सेट्रा. नंबर 2 इज़ डेयरी या लैक्टोस. नंबर 3 इज़ शुगर, एंड शुगर खैर सबको वैसे ही निकालनी चाहिए. And number 4 is any omega-6 heavy diet or specifically oils, जैसे आपके refined oils हो गए, आपके seed oils हो गए, जो हम खाना पकाने के लिए largely use करते हैं. Got it. And processed foods, anything packaged. right? तो अब आपने remove कर दिया तो जो further trigger कर सकता है आपके gut को, वो पहले निकल गया. Now जब symptoms थोड़े better होना शुरू हो जाते हैं, then we move into repair phase. राइट, इसमें आपकी जो गट लाइनिंग है, बिकॉज मोस्ट लाइकली इरिस्पेक्टिव की वो एसिडिटी थी या बैक्टीरियल इम्बैलेंस था, जो आपके गट की जो लाइनिंग है वो डिसरप्ट हुई होती है, राइट? उसकी हेल्थ जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो गई होती है. तो उसको रिपेयर करने के लिए अब आप ने उसको पहले जो ट्रिगर कर रहा था वो निकाल दिया, अब आप उसको थोड़ा सपोर्ट एंड न्यूट्रिशन देंगे कि वो वापस अपने आप को रिपेयर कर सके. सो नंबर 1 इज जो हमारे बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, राइट, विच जिससे हमारी बॉडी बनती है, the protein, amino acids. So again, क्यों? Because everything from our gut lining, our cells, our DNA, our hormones, our neurochemicals, our skin, everything is made of amino acids जो प्रोटीन से आती है. So number 1 is protein. Number 2 is support systems जो आपके गट की, so हमारी गट की lining is like mucus, right? जो mucosal wall को वापस build कर सके. तो things like aloe vera juice, things like coconut water, even coconut oil actually works very very well. And यहाँ पे अब आप इसको आप खाने में कुछ ऐड नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप इसको एक सॉर्ट ऑफ सप्लीमेंटेशन वाला सपोर्ट दे रहे हैं कि जो बॉडी की लाइनिंग कॉम्प्रोमाइज हुई है वो वापस बिल्ड हो सके. एंड देन यू कम बैक इनटू रीपॉपुलेट. नाउ रीपॉपुलेट का मतलब क्या है? हमने माइक्रोबियोम की बात करी, जो बैक्टीरिया है. अब उसको ऑनेस्टली गुड एंड बैड नहीं कह सकते, बट फॉर द पर्पस हमारे डिस्कशन के लिए गुड एंड बैड कहते हैं कि कुछ गुड बैक्टीरिया है, कुछ बैड बैक्टीरिया है, सबकी ज़रूरत है हमारी बॉडी को. बट जो गुड बैक्टीरिया है वो बहुत सारे एसेंशियल फंक्शंस करते हैं, जैसे हमने डिस्कस किया था कि
सेरोटोनिन क्रिएट करते हैं, मेलेटोनिन क्रिएट करते हैं, शॉर्ट चेन फैटी एसिड क्रिएट करते हैं। इनको हमें रीपॉपुलेट करना, रीबिल्ड करना बहुत ज़रूरी है। तो अब ये रीबिल्ड कैसे करेंगे? हम इनको पहले देंगे इनका खाना। इनका खाना इज़ फाइबर, जो हमने सब निकाल दिया था ड्यूरिंग द रिमूव। तो फाइबर आएगा फ्रॉम थिंग्स लाइक वेजिटेबल्स, ऑलवेज कुक्ड वेजिटेबल्स, बट वेजिटेबल्स फ्रॉम रेजिस्टेंट स्टार्च जैसे स्वीट पोटैटो या कोल्ड राइस, एंड फ्रॉम थिंग्स लाइक क्या कहते हैं इसको, जैसे अकाशिया पाउडर हो गया, गोरगम, गोंद कतीरा, गोरगम, ये सब म्यूकस लाइनिंग बिल्ड करने में हेल्प करते हैं, राइट? एंड देन फर्मेंटेड फूड्स। फर्मेंटेड फूड्स क्यों? बिकॉज फर्मेंटेड फूड्स में बैक्टीरिया होता है, एंड दिस बैक्टीरिया कम्स एंड स्टार्ट्स रीपॉपुलेटिंग या रिकॉलोनाइजिंग हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में। तो छाछ हो गई, दही हो गया, फर्मेंटेड वेजिटेबल्स हो गए, जैसे किमची है, कम्बूचा है, घर पे बना सकते हैं हम लोग, जैसे पहले बनाते थे, गाजर शलगम को सॉल्ट पानी में डाल दिया फॉर 3-4 दिन एंड देन यू ईट इट। तो जितना भी फर्मेंटेड खाना इस फेज़ में ऐड हो सकता है, पहले बिल्कुल नहीं, इस फेज़ में वी स्टार्ट रिपॉपुलेटिंग। तो वी जितने हमारे बैक्टीरिया हैं, दे कैन रिकॉलोनाइज देमसेल्व्स। नाउ वंस आपने वापस गुड बैक्टीरिया को बिल्ड करना शुरू कर दिया, यू वांट टू गो बैक टू बी एबल टू रीटेस्ट टू सी जिन सिम्टम पे हम काम कर रहे थे, जो रूट कॉजेज थे उसके। एंड यहाँ पे मैं कुछ रूट कॉजेज पे टच करूँगी। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको एसिडिटी है, क्रॉनिक एसिडिटी, बहुत सारे केसेस में, एंड इंडिया में बहुत कॉमन है, बहुत केसेस में एसिडिटी होती है बिकॉज आपको एच पिलोरी जो बैक्टीरिया है उसकी ओवरग्रोथ हो रही है, राइट? एंड वेरी कॉमन इन इंडिया बिकॉज हो ही जाता है वो। नाउ दैट कॉजेज इनिशियली स्पाइक इन एसिडिटी, देन इट रिड्यूसेस द स्टमक की एबिलिटी एसिड क्रिएट करने की। इस पैथोजन को हमने निकाला है कि नहीं निकाला है, वो हमें टेस्ट दोबारा करना ज़रूरी है। बिकॉज अगर हमने आधा करके छोड़ दिया, वो ना एक डोरमेंट लेवल पे जाके स्टमक में बैठ जाता है, आपका पूरा प्रोटोकॉल ख़त्म हो गया, वो दोबारा स्पाइक हो जाएगा। तो रीटेस्टिंग, इसलिए कमिंग बैक टू बायो इंडिविजुअलिटी ना, कि हम मार्कर्स बार बार टेस्ट करते हैं, रीटेस्टिंग बिकम्स इंपॉर्टेंट टू सी जिस चीज़ पे हम काम कर रहे थे वो हुआ कि नहीं हुआ। अगर आपको लेट्स से गट डिस्बायोसिस है या लीकी गट है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन कॉन्स्टेंटली हाई रह रही है, तो आप इन्फ्लेमेशन मार्कर्स रीटेस्ट करेंगे, देखने के लिए कि क्या वो नीचे आए, वॉज आई एबल टू वर्क ऑन वॉट वॉज द एक्चुअल रूट कॉज, एंड देन वी गेट इन टू रिकवरी मोड. Now you want to start reintroducing everything back, which is your gluten, the dairy, the excess fiber stuff that you had eradicated. Only thing I'll mention here as a caveat is यहाँ पे नज़र रखने की बहुत ज़रूरत है कि क्या कोई ऐसी चीज़ है जो मुझे दोबारा ट्रिगर कर रही है. बिकॉज जब हम लॉन्ग टर्म सोच रहे हैं, राइट? अभी तो हम फिक्स कर रहे थे. नाउ व्हाट वी आर ब्रिंगिंग बैक इन और व्हाट वी आर रीइंट्रोड्यूसिंग, वी वांट टू मेक श्योर कि वो दोबारा ऐसा कोई एलिमेंट ना हो जो मेरे गट को ट्रिगर करने वाला है. तो हम जो ब्लैंकेट स्टेटमेंट्स करते हैं कि ग्लूटेन किसी को नहीं खाना चाहिए, दैट्स नॉट ट्रू. बहुत लोगों को ग्लूटेन absolutely works fine, right? Even though वो same gluten नहीं है जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स खाते थे, but lot of people have a gut, strong gut and the kind of enzymes कि वो मैनेज कर सकते हैं. But कुछ people हैं who are not able to, जिनके लिए gut lining actually compromise होती है. वो आप इस फेज में पता करेंगे. स्टार्टिंग में जब प्रॉब्लम थी तो हम निकाल रहे हैं ब्लैंकेट, सब कुछ निकाल दो, बिकॉज आप इस लाइक आपको चोट लगी है, यू डोंट वांट टू स्क्रैच इट. आपने एक पट्टी लगा के उसको छोड़ दिया, आपकी अब कुछ चीज़ उसको टच नहीं करेगी. नाउ इसमें जो आप रिकवरी मोड में जब जा रहे हैं, जहाँ पे आप ये सब रीइंट्रोड्यूस कर रहे हैं लॉन्ग टर्म के लिए, यू आर गोइंग टू सी मुझे क्या ट्रिगर करता है. सो हाउ डू यू सी दिस? कोई भी न्यू चीज़ को जब आप वापस लेके आएंगे, 3 दिन आप उसको खा के देखो हाउ यू फील. तो सब कुछ एकदम वापस नहीं आ जाएगा कि मैंने आज मेरा प्रोटोकॉल खत्म हो रहा है, आज मैं आटा भी खाऊंगी, चीनी भी खाऊंगी, दूध भी खाऊंगी. ऐसे नहीं. कोई एक चीज़ 3 दिन आपने देखा हाउ योर बॉडी रिस्पॉन्स, एंड देन यू गो बैक टू योर नॉर्मल डाइट. So it's a process, it's a protocol, but I again say this कि अगर छोटी सी भी कोई symptom है when it comes to the gut, and I say even the smallest, like बहुत burping हो रही है, जो लगता है कि चलो normal, I can live with it, you should take it as a sign that your gut is telling you कि कोई तो ऐसी चीज़ है जिस पे मेरी attention की ज़रूरत है. एक बहुत अच्छी सेइंग है, आई थिंक हम सब काफ़ी लोग ये कहते हैं कि अगर बॉडी में कोई दर्द हो रहा है या कोई ट्रिगर हो रहा है, वो दर्द या वो ट्रिगर इशू नहीं है. आप पेन किलर खा के उसको मत दबाओ. वो एक्चुअली आपकी बॉडी आपसे बात कर रही है, आपको बता रही है कि देयर इज़ अ प्रॉब्लम, आई वांट यू टू लुक एट दिस प्रॉब्लम. तो इंस्टेड ऑफ पेन किलर, क्रोसिन या कोई पैरासीटामोल खा के उसको दबाने के, आप एक्चुअली रूट कॉज एनालिसिस में जाओ. जस्ट अंडरस्टैंड कि व्हाई इज़ माई बॉडी गिविंग मी दिस सिम्टम. तो हम अपनी बॉडी के साथ एक ऐसा रिलेशनशिप अगर बनाना शुरू करेंगे, वी आर बायो हैकर्स. दैट इज़ इट.
सो आपने कहा था कि जो लैक्टोज है उसको निकालना है इन द Right. फर्स्ट स्टेप ऑफ रिमूव, एंड यू आल्सो सेड कि उसके बाद आप छाछ है, दूध है या फिर दही दूध है, नहीं, दही, छाछ एंड दही, यस. छाछ सो and दही, रिमूव फेज में आप सब कुछ निकाल रहे हो, आप छाछ outrightly, दही कुछ भी नहीं खाने वाले हो. ठीक है, जब आप रीपॉपुलेट फेज में आओगे, व्हेन यू वांट द बैक्टीरिया टू स्टार्ट कमिंग बैक इन, सो दही में फर्मेंटेशन होती है एंड वी नो दही में प्रोबायोटिक्स, राइट? दही इज अ ग्रेट प्रोबायोटिक. तो उसको छाछ बना के अब आप पीना शुरू करोगे बिकॉज यू वांट न्यू बैक्टीरिया टू कम इन. बट रिमूव फेज में नहीं, रिमूव फेज में आप दही छाछ कुछ भी नहीं टच करोगे. सो प्रोबायोटिक्स के लिए अपार्ट फ्रॉम दही, अपार्ट फ्रॉम छाछ, और क्या ऑप्शंस हैं? Probiotic supplementation, दैट्स ओनली ऑप्शन? that's the only option. Fermented vegetables, which I spoke about, right? If The someone kimchi is and like kombucha. lactose intolerant, जिसको दूध, दही, Right. छाछ अलाउड नहीं है, Right. तो क्या करेगा? नहीं, है ना हमारा kimchi, fermented vegetables that we spoke about. Mhm. तो कोई भी सब्जियां जो फर्मेंट हुई हों, they are fantastic. They have a lot of probiotics. तो पिकल भी बहुत अच्छा है. मैं पिकल यूजली नहीं कहती बिकॉज उसमें मिर्ची बहुत होती है, बट बिना मसाले वाला पिकल जो है, Mhm. जो सॉल्टेड वाटर में आपने सब्जियां रख दी, या फिर किमची हो गया या कंबूचा हो गया, ऑल दीज आर ग्रेट सोर्सेज ऑफ प्रोबायोटिक. एंड नहीं तो प्रोबायोटिक का सप्लीमेंटेशन. हैव यू ऑब्जर्व कि जो स्ट्रेस है उसकी वजह से जो गट हेल्थ पे काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है? बहुत. फर्स्ट ऑफ ऑल, कितना इम्पैक्ट पड़ता है, किस हद तक इम्पैक्ट पड़ता है, क्या क्या सिम्टम्स दिखते हैं लोगों को, एंड कैसे ठीक कर सकते हैं अपने आप को? ओके, ये बड़ा टॉपिक है, बट येस, बहुत 100% फ़र्क, लाइक इट मेक्स अ डिफरेंस एंड इट हैज़ अ डायरेक्ट इम्पैक्ट हमारे गट हेल्थ पे. बिकॉज यार स्टार्टिंग में कहा था कि जो गट माइक्रोबियोम है वो एक पूरा यूनिवर्स है जो हमारे अंदर रह रहा है. एंड ये यूनिवर्स हमारे हर एक डिसीजन से, चाहे वो हमारे हैबिट्स हों, चाहे वो हमारा खाना हो, चाहे वो हमारा इमोशनल एंड मेंटल मेकअप हो, उससे इम्पैक्ट या उससे अफेक्ट किया जाता है इसके ऊपर. नाउ देर इज़ अ वे दैट दे कम्युनिकेट विद आवर ब्रेन. जो हमारा माइक्रोबियोम है एक्चुअली बात करता है हमारे ब्रेन के साथ, एंड दैट्स द वेगस नर्व. जो एक पूरी नर्व जा रही है फ्रॉम आवर ब्रेन टू आवर गट, दैट्स अ कम्युनिकेशन प्रोसेस. हमारा ब्रेन हमारे गट को बता रहा है क्या करना है, गट माइक्रोबियोम्स हमारे ब्रेन को बता रहे हैं क्या करना है. राइट नाउ जब हम एक स्ट्रेस वाले फेज में होते हैं, एंड ऑल्सो ना मैं स्ट्रेस वाले फेज में बोलने से पहले एक चीज़ बहुत ज़रूरी डिफ्रेंशिएट करना चाहूँगी, दैट ऑल स्ट्रेस इज़ नॉट बैड स्ट्रेस. राइट, दे कैन बी यू स्ट्रेस, गुड स्ट्रेस, दे कैन बी बैड स्ट्रेस. तो फॉर एग्जाम्पल अगर कल मेरा कोई प्रेजेंटेशन है या कल कोई बहुत बड़ा इवेंट है, आज मैं उसके लिए स्ट्रेस्ड फील कर रही हूँ, इट कैन बी गुड बिकॉज एक कोई आउटकम है जिसकी तरफ मेरी पूरी एनर्जीज आर Focused फोकस्ड, attention. एंड दिस फोकस्ड अटेंशन कैन एक्चुअली डू गुड फॉर माई बॉडी. राइट, बिकॉज आई एम वर्किंग टूवर्ड्स इट. वर्कआउट भी स्ट्रेस है, बट वर्कआउट इज अ गुड स्ट्रेस बिकॉज वो मैं उस ड्यूरेशन के लिए अपनी बॉडी को स्ट्रेस में डाल रही हूँ, सो दैट मसल्स ब्रेक, मसल्स बिल्ड, लॉन्जिविटी एट्सेट्रा हैपन्स. स्ट्रेस खराब कब होती है? जब उसका कोई एंड नहीं है, कोई ऐसा पर्टिकुलर गोल या आउटपुट नहीं है Outcome जिसकी नहीं। वजह से मैं आज स्ट्रेस में हूँ. ये कोई इमोशनल, मेंटल या ऐसा कोई ट्रिगर है जिसमें मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं करूँ क्या. राइट, सो इट्स हाउ वी रिस्पॉन्ड टू द स्ट्रेसर दैट डिफाइंस कि ये स्ट्रेस बनेगा अच्छा यू स्ट्रेस या डी स्ट्रेस बनेगा. तो ओनली जब गंदा लाइक बैड स्ट्रेस है, जो डी स्ट्रेस है विच स्ट्रेसेस आवर बॉडी, तब प्रॉब्लम क्रिएट होती है. नाउ डी स्ट्रेस में होता क्या है, दैट नंबर 1 कॉर्टिसोल एलिवेटेड ही रहता है. बिकॉज हमने कॉर्टिसोल की बात करी थी स्टार्टिंग में, ऑब्वियसली सुबह एलिवेट होता है, मैं उस पोस्ट में नहीं जा रही हूँ, उस फेज में नहीं जा रही हूँ. बट जब भी हम स्ट्रेस मोड में होते हैं हमारी बॉडी को बायोलॉजिकली सिर्फ 2 चीज़ें समझ में आती है, फाइट एंड फ्लाइट. बॉडी डजंट अंडरस्टैंड कि या ये तो एक प्रोजेक्ट है या ये तो रिलेशनशिप है. Even freeze. Exactly, even freeze. Hmm. Absolutely. And freeze also happens because we're not able to comprehend Right. this, कि करें adrenal. क्या? करें क्या? But biologically, physiologically, 2 ही रिस्पॉन्स समझ में आते हैं बॉडी को. It cannot differentiate कि ये सिर्फ और सिर्फ इमोशनल है या ये सिर्फ और सिर्फ मेंटल है. वो डिफ्रेंसिएशन पॉसिबल नहीं है बायोलॉजिकली. तो इट रिलीजेस कॉर्टिसोल. बिकॉज भागने के लिए भी कॉर्टिसोल चाहिए, लड़ने के लिए भी कॉर्टिसोल चाहिए. व्हेन इट रिलीजेस कॉर्टिसोल, कॉर्टिसोल का सिग्नल टू द बॉडी इज कि सब कुछ छोड़ दो. और डाइजेशन प्रायोरिटी नहीं है, सर्वाइवल प्रायोरिटी नहीं है, मतलब हमारे जो बेसिक हार्मोन क्रिएशन प्रायोरिटी नहीं है. इसलिए विमेन ऑल्सो स्टार्ट मिसिंग पीरियड्स बिकॉज हार्मोन जो हमारा साइकिल है कैन पॉज, डाइजेशन कैन कम्प्लीटली पॉज, एवरीथिंग कैन पॉज, जस्ट गिव मी शुगर इन द वेन्स, क्योंकि मुझे या तो लड़ना है या तो भागना है. अब आप सोचो अंदर कितना स्ट्रेस हो रहा है उस चीज़ से. तो आपने डाइजेशन तो इमीडिएटली इम्पेयर कर दिया. डाइजेशन इम्पेयर कर दिया मतलब गट हेल्थ ऑब्वियसली अफेक्ट हो रही है, बट बाकी सब कुछ, न्यूट्रिशन इनटेक अफेक्ट हो रहा है,
जब न्यूट्रिशन इनटेक अफेक्ट हो रहा है तो नॉट ओनली आपके खुद के सेल्स बट ये माइक्रोबियोम जो आप पे डिपेंड करता है खाने के लिए वो भी अफेक्ट हो रहा है. एंड इसके अलावा जो गट ब्रेन कम्युनिकेशन चल रहा है नाउ योर, एंड ये मैं बहुत नॉन साइंटिफिकली समझा रही हूँ, बट योर ब्रेन इज टेलिंग ये माइक्रोबियोम और ये बैक्टीरिया को हम लोग स्ट्रेस में हैं. एंड ये माइक्रोबियोम एक दूसरे को बोल रहे हैं हम लोग भी स्ट्रेस में हैं बिकॉज वी वर्क टुगेदर. तो वो भी वो नहीं कर रहे जो उनको करना चाहिए. वो भी वो हार्मोन्स क्रिएट नहीं कर रहे, न्यूरोकेमिकल्स क्रिएट नहीं कर रहे, अपना खुद का खाना क्रिएट नहीं कर रहे बिकॉज दे आर स्ट्रेस्ड विद अस. अब ये स्ट्रेस्ड हैं, ये हार्मोन्स क्रिएट नहीं कर रहे, हमारे ब्रेन को भी सेरोटोनिन नहीं मिल रहा है, हमारे ब्रेन को भी मेलेटोनिन नहीं मिल रहा है, एंड वी क्रिएटेड अ catch-22 सिचुएशन. सो इट्स दैट रियल. क्या करें? ग्रेट क्वेश्चन. Three quick hacks to de-stress. ओह बॉय, बहुत मेहनत का काम होता है टू de-stress. तो बताओ कि I think- बॉडी और ब्रेन को रिलैक्स करने के लिए क्या कर सकते हैं? सो सबसे पहला जस्ट मैं प्योरली फिजियोलॉजिकल टूल्स बताऊंगी एंड उसके अलावा कहूंगी अगर ऐसा कोई स्ट्रेस है जो हम मैनेज नहीं कर पाते प्लीज़ गो टू अ थेरेपिस्ट एंड वर्क विद अ थेरेपिस्ट. कभी कभी मेंटल एंड इमोशनल हेल्थ रिक्वायर्स सपोर्ट एंड दैट्स परफेक्टली फाइन. वी शुड टेक दैट सपोर्ट. जितना बायोलॉजिकल बायोहैकिंग इंपॉर्टेंट है उतना ही मेंटल एंड इमोशनल अलाइनमेंट इंपॉर्टेंट है. बट कुछ फिजियोलॉजिकल टूल्स. नंबर 1, वेगस नर्व स्टिमुलेशन, बिकॉज vagal nerve is what's talking, the way the gut and the microbiome is talking. So chanting, meditation, breathing, singing loud, humming, all this which vibrates the vagal nerve, very very effective. And just 3 minutes ka breathing, just 3 minutes ka humming can really calm the system. तो आपको अपने sympathetic drive की let's go and fight, say you move into parasympathetic की okay, things are fine. Next tool that I like a lot, it's called EFT. Emotional freedom technique, right? Tapping. Yeah, I like it a lot It because works. 2 things. One, you're actually tapping physically. So there is a physical vibration. Second, the words that you're using to talk to yourself. Right? So एक self narrative जो हमने अपने लिए बनाया होता है ना वो बहुत powerful है. बहुत बहुत powerful है. आप कभी एक बार pause करके notice करना कि एक moment of mistake में आप अपने आप को क्या कहते हो. We just beat ourselves up. Yeah, Hmm. बहुत कम लोग कहेंगे कि it's हाँ. okay. Let's just do this in a different way. पहला रिस्पॉन्स होगा what's wrong with you? How could I do इतनी this? पागल है क्या? हाँ, how exactly? You know what I mean? तो we are so hard on ourselves. एक कहावत है ना कि treat yourself the way you would treat the person you love the most in this world. You should love yourself the most in this world. So I think जो self talk है, and that's why EFT, because self talk बोलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है. लोगों को ये बोलना कि self talk ठीक कर लो, tangible नहीं है. EFT इसलिए I think works very well because आप rewire कर रहे हो how you are looking at that situation. So these 2 tools and journaling and visualization, I'm a big believer of all of this working. And और कुछ नहीं होता ना, I simply say just go to the mirror and look at yourself and say, listen, I love you and you're safe. For me, it works a lot, saying I'm safe, everything is fine, I'm taken care of. Any moment which you would like to share with us जहाँ पे आप एक phase में थे, like everyone is, and then you use these techniques to come out of it. ऐसा कोई technique, ऐसा कोई incident? So wanna share? not getting too deep into ठीक है. personal, but I've had a bit of a difficult childhood, Mhm. right? So I grew up in a slightly violentish home. So I had a lot of childhood trauma, that lovely relationship with my parents now and everything is great, but I had a lot of childhood trauma that I had to work on, and it took me a while to realize that. And it took me a while to realize how या कितना बड़ा रोल वो प्ले करता है आपके फिजिकल हेल्थ में. बिकॉज आई टेल यू, मैं फिजिकल हेल्थ को लेके जितनी मतलब मुझे जहाँ तक याद है मुझे एटलीस्ट आई थिंक 18-19 साल से मैं इस चीज़ पे फोकस कर रही हूँ कि आई थिंक बायो हैक करी थी. बायो हैकिंग एग्जिस्ट नहीं करता था, बट मुझे पता नहीं था बायो हैकिंग है. बट फिर भी कुछ लेयर्स होते हैं ना जो अनडिफाइंड रह जाते हैं ना. आपको मार्कर्स थोड़ा टाइप है हूँ मैं मार्कर्स को लेके कि कुछ मार्कर्स ठीक ही क्यों नहीं हो रहे, कुछ भी कर लो. And then I realized that there is this emotional trauma. Which is जो stored in. It's just stored inside. And उसको आप recognize नहीं करते हो because we at least obviously हर इंसान different है, but I was the kind of person कि अब वो हो गया आगे बढ़ गई life, आप you're focusing on a lot of other things, but वो रहता है कहीं ना कहीं. And मुझे से बहुत लोग हैं जो recognize ही नहीं करते. कुछ लोग जल्दी कर लेते हैं, वो they should also address it, but जो नहीं करते, take a pause and really understand कहाँ से आ रहा है. बहुत रिसेंटली आई थिंक आई वॉज हैविंग अ कॉन्वर्जेशन विद अ कार्डियोलॉजिस्ट दैट वो कितने पेशेंट्स के साथ काम करते हैं जिनकी एक्चुअल इशू होती है चाइल्डहुड ट्रॉमा.
it's just toe trauma and you don't even recognize it and समझ में नहीं आता क्यों कुछ हो रहा है because हेल्दी खा रहे हैं, सब कुछ ठीक है, इतनी बड़ी डिजीज़ नहीं होनी चाहिए, चाहे ठीक है छोटे मोटे इम्बैलेंसेस तो खैर हम समझ जाते हैं कि उतना हम ध्यान नहीं रख रहे, बिकॉज देर इज़ ट्रामा दैट वी आर होल्डिंग ऑन टू. तो आई थिंक फॉर मी वो काफ़ी लंबा जर्नी रही है टू अंडरस्टैंड इट and then to be able to undo it. इसलिए I'm aware of things like EFT, self-talk, growth mindset building, working with a therapist. एंड ऑनगोइंग पाथ है. आई थिंक मैं एज अ बायोहैकर भी ये कहती हूँ कि अपने फिजिकल बॉडी पे काम करते करते, अपने डाइट, न्यूट्रिशन, लाइफस्टाइल पे काम करते करते अपने मेंटल इमोशनल हेल्थ पे भी उतनी ही सीरियसली काम करते रहना पड़ता है. सो आज के टाइम पे दूध, मक्खन, दही, घी खाना चाहिए? घी 100%. घी तो मेरा फेवरेट है, 100% खाना चाहिए. पहले के लोग सही थे ना, दूध मक्खन सब कुछ खाते काफी थे. हद तक ये अनफॉर्चुनेटली दूध ना उनके टाइम का जो दूध था हमारे टाइम का नहीं है. थैंक यू फॉर सेइंग दिस. तो वहाँ थोड़ा इशू हो जाता है. तो दैट इज दिक्कत उसकी है. क्योंकि व्हेनेवर वी टॉक टू आवर पेरेंट्स वो कहते हैं अरे हमने भी तो पिया है, हम भी तो इसको पी के बड़े हुए हैं, और तुम नए आए हो, तुम बात करते हो दूध मत पियो या फिर ये ना पियो ना पियो कि हम आमंड मिल्क पिएंगे इंस्टेड ऑफ. बड़ा कूड़ा मिलने में, बट इसका जो क्वालिटी है वो खराब हो चुकी है वक्त के साथ, so you have no option than to move to something else. And that is real. जो सेम चीज मैंने ग्लूटेन के बारे में कही, दूध आप समझिए कितने एंटीबायोटिक्स एंड हार्मोन इंजेक्शंस दिए जा रहे हैं फॉर द दूध टू गेट जनरेटेड. तो इट्स नॉट द सेम एंड दैट्स व्हाई दूध नहीं बट घी 100%. Ghee is one of the best things we can do to ourselves. Why is ghee so good? Great for the gut. 2 reasons. Ghee and coconut oil, 2 reasons why I'm a big fan of both. One, vitamin A में बहुत high है. Lovely for the gut. Literally gut की lining recreate करता है. It helps the microbiome, जो आपका bacteria है, to get the food जो bacteria को ज़रूरत है, to create the small chain fatty acids जो हमारी body नहीं बनाती, जो सिर्फ bacteria बनाता है. So, कितना घी खाना चाहिए? तो आई मीन खाने में डाल सकते हैं, विच इज़ ग्रेट. इनफैक्ट मैं कहती हूँ कुकिंग के लिए सिर्फ घी यूज़ करना चाहिए, या कोकोनट ऑयल या मस्टर्ड ऑयल, नथिंग एल्स. और कोई भी जो फैंसी ऑयल्स या इवन जो नॉर्मल ऑयल्स के एड्स आते हैं, नन ऑफ देम इज़ रिक्वायर्ड. उसके अलावा अगर बाकी सब कुछ हेल्दी है, अगेन रूट कॉज एनालिसिस नंबर 1, अगर बाकी सब कुछ हेल्दी है, सुबह उठ के 1/4 टीस्पून से ½ टीस्पून घी अगर आप गर्म पानी में पी रहे हैं, जो हमारे ओल्डन डेज में भी मानते थे, इट्स फैंटास्टिक आपके गट हेल्थ के लिए एंड विमेन के हार्मोनल हेल्थ के लिए. लोग कहते हैं मोटे हो जाएंगे. बिल्कुल, बहुत बड़ा मिथ है. पता है, एक तो ना ये मोटा पतला का, आई थिंक मैं हमेशा ये कहती हूँ जब कोई आता है कि एक तो कैलोरी काउंटिंग, मोटा पतला का डायलॉग ही ये पूरा नैरेटिव ही निकाल देते हैं. शुरू करते हैं बात, एम आई हैविंग इनफ प्रोटीन, एम आई हैविंग इनफ वेजिटेबल्स, एम आई हैविंग इनफ फ्रूट्स, एम आई हैविंग इनफ हेल्दी फैट्स. फैट ही नहीं खाओगे तो अगेन हार्मोन्स भी तो फैट से ही बनते हैं ना. अदर देन प्रोटीन दूसरी चीज़ क्या है? आपको कोलेस्ट्रॉल चाहिए. हार्मोन्स कैसे बनेंगे बिना उसके? रॉ मटेरियल तो वही है. But then people want to look young. People 100%. want to no, even look in even I shape, like to think I do. है ना? Yes. No. So उसके लिए वो चाहते हैं कि उनकी एज वापस चली जाए, बिल्कुल वो फिट फाइन रहे. चलो अब बात करते हैं लाइक एंटी एजिंग की, which you don't like to talk about. और बात करना चाहूँगा कि एज रिवर्सल हो, बहुत ही मतलब आपकी अभी कितनी एज है? बायोलॉजिकल एज लाइक बायोलॉजिकल तो मेरी ब्लड एज इज 28.9, so 29. My physiological or my whoop age is 30.8. Okay. क्या फर्क है? तो मेरा ब्लड एज इज ब्लड मार्कर्स के बेसिस पे. द ब्लड एज, ओके, ठीक है. फिजियोलॉजिकल एज इज द VO2 max, स्लीप क्वालिटी, HRV, जो फिजिकल एज. तो फिजिकल एज whoop की is 30.8 and blood age is 29, समझ लो आप, 28.9. So almost 9-10 years. Yeah, blood age is 10 years younger. And whoop age is almost 9, about 8.6, 8.8 years younger. So जानना चाहूँगा कि the role of intermittent fasting कितना है? सिर्फ हाइप है? कुछ लोग कहते हैं कि I only eat in the 6-hour window. सर ब्रायन जॉनसन, राइट, कि 11 बजे के बाद वो खाना कुछ नहीं खाते हैं. राइट. तो क्या वही सही लाइफस्टाइल है? अगेन yes, individual, but again individual, yeah. So it's a great tool for sure, but it's not a वही सेम कि ब्रायन जॉनसन कर रहा है तो हम सबको करना चाहिए. बट हाँ, लाइक IF का रोल कितना है? सो बहुत चीज़ों में बहुत वंडरफुल वर्क करता है, राइट. फॉर एग्जांपल, अगर मेटाबॉलिक सिंड्रोम है, कि अगर आपकी बॉडी ऑलरेडी इंसुलिन रेजिस्टेंस है एंड आप उसको एक छोटे विंडो में हंग्री रहने दे रहे हैं, लाइक फॉर एग्जांपल आप अपनी बॉडी को हील करने दे रहे हैं, नॉट डाइजेस्ट,
works wonders. It does reverse insulin resistance really, really fast. Even in some cases, agar PCOS है, it works very, very well. So it's a fantastic tool. अगर मैं blanketly कहूँ, for men it works much better than women. 100%, like a lot of things unfortunately, but for men it works much better than women. Women के लिए कुछ कुछ caveats हैं that अगर आपको आप perimenopause में हो, forget it. Right? And there's a reason, because cortisol sensitivity बढ़ गई है, body is already under stress because hormonal fluctuation चल रहा है. IF is a stressor. Intermittent fast, भूखा IF रहना है is a stressor. stressor, 100%. But think of it as, like I said, eustress or de-stress depending on the situation. अगर सब कुछ ठीक है, health बिल्कुल ठीक है, and age permits and you're a male biologically, IF is a good stressor. For women also, it can be a good stressor, but not during perimenopause, because आप already cortisol sensitive हो, आपका जो stress से deal करने की ability है, it becomes a little bit reduced. So also family members should hear this. During perimenopause, be nice to women, right? Because stress से deal करने की ability does reduce. But यहाँ पे आप IF ना करें. For anybody, male और female, अगर आपको adrenal fatigue है, मतलब अगर आप बहुत chronic stress से गुजर चुके हैं और आपको मालूम पड़ रहा है कि मैं सुबह उठ के मुझे energy नहीं है, या सुबह उठ के मैं wired and tired नहीं, कि लग रहा है थकी हुई हूँ, लेकिन फिर भी I'm like I can't go back to sleep. तो man and woman दोनों को अगर adrenal fatigue है कि morning cortisol levels बहुत high हैं या बहुत low हैं, don't IF. So you've got to heal yourself first. अगर सब कुछ healthy है, IF can be a great tool, but metabolic syndrome के लिए IF can be a great tool. तो hormonal health, mental, emotional, cortisol health and sleep quality अगर perfect है, IF is a great tool. I've even seen one more thing trending on Instagram, that is OMAD, 1 meal a day. Right. वो कितना Right. effective है? या फिर it's like, Right. YOLO and like OMAD. Yeah, exactly. वही है. It's FOMO, YOLO. उतना ही है? Yeah, उतना ही है. Again, yeah, ये सब बहुत extremes वो है ना. These are things like when you are really unwell and if there is a disease and we want to work on that disease कि इसको reverse करना है, तब ऐसे extreme situations में जाते हैं. And actually आजकल बहुत people that I work with come to me कि मैं तो OMAD ही कर रही हूँ, OMAD ही करूँगी. I'm like, feed yourself. तो extreme situation, again ये tools हैं, they are clinical tools. ये क्योंकि किसी ने किया है और सोशल मीडिया पे बोल दिया हम सब करेंगे वाले टूल्स नहीं है. So these are like one category. Right. OMAD is an extreme category. See, intermittent fasting मैं उस कैटेगरी में नहीं डालूंगी because बहुत तरीके हैं intermittent fast करने के. तो इनफैक्ट बिकॉज intermittent fasting इतना पॉपुलर है, मैंने एक्चुअली एक sort of free guide बनाया है कि women आप intermittent fast कैसे करो and men आप intermittent fast कैसे करो, so that आप अपने हार्मोन्स को भी सपोर्ट कर रहे हो. बट सी स्टार्टिंग 12-hour विंडो के साथ इट्स अ गुड थिंग टू डू. आई थिंक एक 12-hour फास्ट करना इज बेनिफिशियल इररिस्पेक्टिव कि आपने मैं इसको ना रीफ्रेम करूंगी. इंस्टेड ऑफ कॉलिंग एन इंटरमिटेंट फास्ट आई विल कॉल इट टाइम रिस्ट्रिक्टेड ईटिंग. उससे भी बेटर वर्ड दैट आई लाइक इट सर्केडियन रिदम ईटिंग. गोइंग बैक अ लिटिल बिट अगेन, सन के साथ खा रहे हो आप, आप सुबह उठे हो, आप खा रहे हो, सनसेट हो गया, आपने खाना बंद कर दिया, ऑब्वियसली आपकी स्लीप पे डिपेंड करता है. दिस इज अज्यूमिंग यूर स्लीपिंग विद द सन. तो वो वाला लॉजिक अगर आप अपने लाइफ में अप्लाई कर दो कि जब मैं उठती हूँ या जब मैं उठता हूँ, मेरे को ऑब्वियसली एनर्जी की ज़रूरत है, राइट. तो तब मैं खाऊंगी या खाऊंगा, तब मैं भूखा नहीं रहूँ, एंड आई गिव माई सेल्फ द एनर्जी जो मुझे सुबह, क्योंकि एनर्जी रिक्वायरमेंट इज़ मोर. और जैसे जैसे दिन कम होते रहता है, सोने से 3 घंटे पहले मैंने डिनर ख़त्म कर दिया, जो भी टाइम हो वो. तो मैं अपने बॉडी को वो ब्रेक दे रही हूँ कि डाइजेशन कंप्लीट हो जाए. तो जब मैं सोने जाऊँगी, माई बॉडी डज व्हाट इट्स सपोज टू डू, विच इज़ रिपेयर. तो मैं सोने से पहले ना खाऊं. ये बेसिक टाइम रिस्ट्रिक्टेड ईटिंग आई थिंक इज़ फैंटास्टिक, जो सब कर सकते हैं और सबको करनी चाहिए, बिकॉज देन यू आर मैक्सिमाइजिंग स्लीप. ऑब्वियसली पेरीमेनोपॉजल फेज में वो थोड़े बहुत हम बायोहैक्स करते हैं कि आप अपने आप को वो बफर दे रहे हो कि आप उठो ना. वो कॉर्टिसोल स्पाइक के बारे में जो हमने बात करी थी, तो आपने थोड़ा कोकोनट ऑयल एंड वार्म वाटर पी लिया, या फिर जो अगर कोई कोलाजन खाते हैं तो कोलाजन विद कोकोनट ऑयल एंड वार्म वाटर पी लिया सोने से पहले. तो आप अपने आप को थोड़ा सा वो ब्रेन फूड दे रहे हो सो दैट कॉर्टिसोल डजंट स्पाइक. वो सब अलग बायोहैक्स हैं फॉर पेरीमेनोपॉजल या समबडी हु स्ट्रेसिंग. अदरवाइज ये टाइम रिस्ट्रिक्टेड ईटिंग इज मच बेटर देन इंटरमिटेंट फास्टिंग, बिकॉज लोग फिर उसको पुश ही करते रहते हैं. कभी पहले 12 घंटे, फिर 14 घंटे, फिर 16 घंटे, फिर 18 घंटे, वो फास्ट विंडो बढ़ते रहता है. उसकी ज़रूरत नहीं है. हाँ, अगेन मेटाबॉलिक सिंड्रोम है, यू डू इट फॉर अगेन फॉर नॉट फॉर पेरीमेनोपॉजल बट अदरवाइज, एंड जस्ट मेक श्योर कि पहले आपका बेसिक्स स्लीप, हार्मोनल हेल्थ एंड योर मेंटल हेल्थ इज फाइन. Some people say कि ये तो मेरे लाइक जीन्स में है,
इसमें व्हाट कैन आई डू, आई कांट चेंज इट, कहते हैं ना कि फॉल्ट इन द स्टार्स। Absolutely. तो I love this point because my तो favorite point to discuss. तो कहते हैं कि ये सारी जो वेज हैं, ये खाओ ये मत खाओ, इस समय सो इस समय करो, मेरी बॉडी ही ऐसी, उसका कॉम्पोजिशन ही ऐसा जीन्स का कि आई कांट चेंज एनीथिंग अबाउट इट। सो ज़िंदगी मिली है, मैं खाऊंगा जो खाना है, मैं सोऊंगा जब सोना है, मैं जो करना है करूंगा मैं। दैट्स हाउ सम पीपल थिंक। True. And I again say कि आप you're choosing instant pleasure over long-term health. बट वही point But है I'll कि come to I'll क्या come to जीन्स genes. हो सकता है कॉम्पोजिशन So I'll tell you, चेंज? there's genetics और फिर है epigenetics. जीन्स आपकी हेल्थ स्टोरी का 20% है, एपीजेनेटिक्स आपकी हेल्थ स्टोरी का 80% है. ओके, मैं समझाती हूँ डिफरेंस, राइट? तो जीन्स इज़ व्हाट वी आर बॉर्न विथ. तो जो हम जेनेटिक्स कहते हैं कि मुझे मेरे मॉम डैड से ये जीन मिला कि लेट्स से मेरे जीन्स में डायबिटीज़ है या मेरा डिटॉक्स पाथवे इम्पेयर्ड है या XYZ. अब दिस वी आर बॉर्न विथ, इसको हम चेंज नहीं कर सकते. बट जस्ट लाइक अ कंप्यूटर, हर कंप्यूटर के अंदर लेट्स से 10 सॉफ्टवेयर, आपके कंप्यूटर में 10 सॉफ्टवेयर्स हैं. क्या एक एनी गिवन पॉइंट इन टाइम पे सारे के सारे 10 सॉफ्टवेयर चलने ही पड़ेंगे? नहीं चलने पड़ेंगे, राइट? आप यू आर द डिसाइडर कि मैं कौन सा सॉफ्टवेयर स्विच ऑन कर रहा हूँ या कौन सा नहीं कर रहा हूँ. एग्जैक्टली लाइक दैट इन आवर बॉडी. जो जीन्स होते हैं ना, दे आर बेसिकली कोड्स. एंड ये बहुत ही फिलोसॉफिकल एंगल से भी कॉन्वर्जेशन है, बट मैं वहाँ नहीं जाऊँगी. बट वी लिटरली हैव every DNA holding a code. It's a code. अब वो कोड को रन करेगा या रन नहीं करेगा वो जीन हर पॉइंट पे रन नहीं हो रहा है. वो डिसीजन इज टेकन बाय व्हाट वी कॉल एपिजेनेटिक्स. एपिजेनेटिक्स इज लार्जली इन्फ्लुएंस्ड बाय लाइफस्टाइल, इमोशनल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, इन्वायरमेंट. सो आप जो कर रहे हो, जो आपके पास फ्री विल वाली पावर है, तो थिंक जेनेटिक्स आपका डेस्टिनी है, जो आपकी फ्री विल वाली पावर है दैट इज 80%, while the written destiny of your health is only 20%. So yes, we can be born with a susceptibility कि मैं डायबिटीज़ को लेके मेरी टेंडेंसी है, बिकॉज मेरे फैमिली में रन करता है डायबिटीज़. तो जैसे मेरे फैमिली में है डायबिटीज़ की टेंडेंसी, तो मुझे पता है आई हैव द टेंडेंसी, माई मॉम हैज़ द टेंडेंसी. बट डज इट मीन मुझे होनी ही है डायबिटीज़? इन योर हैंड्स, नॉट एट ऑल. इट्स कम्प्लीटली इन माई हैंड्स. 80% कि क्या मैं अपने एपिजेनेटिक्स को उस तरीके से प्रोग्राम करूँगी. एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जीन थेरेपी, एपिजेनेटिक प्रोग्रामिंग, लाइफस्टाइल से, कि ये वाला जीन प्ले आउट ना हो. So 80% is in our hands. So you may have answered this before, but Okay. then this is for the masses. Got it. I wish not for masses, but for everyone. But कि women over 30, they struggle for weight loss. बहुत कोशिश करते हैं, उनका वेट कम नहीं हो पाता. ऐसा क्यों है? great. So बहुत सारी चीज़ें हो रही होती हैं हमारी बॉडी में, राइट? बट उससे पहले कि इस पे आऊँ कि क्या चेंजेस शुरू होते हैं हमारी बॉडी में, हमने क्या किया होता है उससे पहले, राइट? एज वुमेन हम ये रिकग्नाइज नहीं करते कि हमारे लिए मसल प्रोटीन कितना इम्पॉर्टेंट है. तो बहुत ही कम हैंडफुल वुमेन शायद करती होंगी, बट मोस्टली नहीं करते. तो बाय द टाइम वी रीच 30-35, हमने कोई मेहनत नहीं करी होती अपने आप को प्रोटीन देने के लिए या मसल बिल्ड करने के लिए. नाउ व्हेन वी रीच 35 या 30ish फॉर सम पीपल, पेरीमेनोपॉज शुरू हो जाता है, राइट? दैट मीन्स हमारे हार्मोनल फ्लक्चुएशन शुरू हो जाते हैं. Each woman is born with a certain number of eggs, right? And धीरे धीरे एवरी साइकिल में एक एग यूज़ होते रहता है. वी रीच अ पॉइंट जब वो एग का रिजर्व कम हो जाता है. नाउ दिस इज सिग्नल टू द ब्रेन की, जैसे गाड़ी रिजर्व में आ जाती है, तो सिग्नल टू द ब्रेन की अब मैं रिजर्व पे हूँ. एंड हार्मोन्स नाउ डोंट नो व्हाट टू डू, बिकॉज अभी तक साइकिल चल रहा था कि ठीक है मैं फॉलिकुलर फेज में आ गई, अब मैंने एक द एग इज गॉट रिलीज्ड एंड नाउ आई एम इन माय लुटियल फेज एंड नाउ आई एम इन माय मेंस्ट्रुएशन फेज. वो एक साइकिल चल रहा है बॉडी, मोस्ट केसेस में ऑब्वियसली वेरिएशंस हैं. नाउ बॉडी इज यूज्ड टू कि अब ये हार्मोन आएगा, अब ये हार्मोन आएगा, अब ये हार्मोन आएगा. नाउ दैट रिजर्व में आ गया, नाउ बॉडी इज फाइंडिंग अ न्यू पाथ कि ओके आई एम नॉट श्योर, अब ये खत्म होने वाले एग्स, डू आई folliculate, do I ovulate, do I get into this? With all of this happening, hormones, estrogen drop हो जाता है, progesterone drop हो जाता है, and the muscle loss increases significantly. Plus we go into a cortisol sensitive mode कि हमारी body is
एक स्ट्रेस के थ्रू गुजर रही है, बिकॉज वो एक न्यू तरीका फिगर आउट कर रही है. अब ये स्ट्रेस के टाइम पे हमारा कॉर्टिसोल सेंसिटिविटी और एड्रेनल बेसलाइंस इंक्रीज हो जाते हैं, राइट. नाउ body thinks it's already in sort of starvation mode or sort of survival mode is the right word. इस survival mode में it is trying to figure out कि अगर मेरा जो normal flow है वो एस्ट्रोजन मुझे जितना होना चाहिए उतना नहीं दे रहा, तो मैं दूसरा एस्ट्रोजन कहाँ से लाऊंगा? जो सेकेंडरी क्रिएशन ऑफ एस्ट्रोजन है, बेली फैट. बेली फैट सेल्स एक्सक्रीट एस्ट्रोजन. तो इट स्टार्ट्स होल्डिंग ऑन कि अब यहाँ से ख़त्म होने वाला है, तो बट आई नीड एस्ट्रोजन, तो स्टार्ट होल्डिंग ऑन टू बेली फैट. दूसरा, इट सेज अब मुझे फैट होल्ड करना है, तो इफ़ दिस पर्सन इज़ नॉट गिविंग मी इनफ न्यूट्रिशन, मैं खाना कहाँ से लाऊंगा? मसल खाओ, ब्रेक द मसल. Amino, see, a body can convert anything into glucose. It cannot convert anything into amino acids. Amino acid से भी ग्लूकोज बना सकता है वो, बट ग्लूकोज से अमीनो एसिड नहीं बना सकता. तो प्रोटीन चाहिए, ग्लूकोज बॉडी बना लेती है, तो अब वो मसल और खाना शुरू हो जाएगी. वैसे ही सार्कोपीनिया होता है, मसल लॉस होता है विद एज. अब नाउ द बॉडी इसकी अमीनो एसिड बर्न करो, बिकॉज आई नीड टू होल्ड ऑन टू दिस फैट, बिकॉज ये तो मुझे एस्ट्रोजन देगा. अब आई नीड टू सर्वाइव, राइट. इट्स अ बेसिक करेक्शन मोड. इस फेज़ में नाउ वी कम, हमने पहले तो मसल बिल्ड नहीं किया, वी डिडंट, वो बफर हमने क्रिएट नहीं किया कि यहाँ पे आके तो मुझे ज़रूरत पड़ने वाली है. दूसरा, हम वैसे ही प्रोटीन इनटेक इक्वल नहीं करते. प्लस यहाँ पे क्या कि नाउ विमेन स्टार्ट वांटिंग टू लूज वेट, दे गेट इनटू एक्सट्रीम मोड्स. लेट्स स्टार्व माई सेल्फ, लेट्स डू इंटरमिटेंट फास्टिंग, लेट्स डू एम्प्टी स्टमक कार्डियो. अब बॉडी को क्या हो रहा है? स्ट्रेस 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 स्ट्रेस, राइट. ऑलरेडी मैं हार्मोन्स क्रिएट कर, लाइक एनालाइज कर रहा हूँ कि कैसे, हाउ डू आई करेक्ट दिस. प्लस आई डोंट हैव इनफ मसल, लीन मसल मास और माई मेटाबॉलिक सपोर्ट. प्लस अब मुझे खाना भी नहीं मिल रहा सुबह, तो अब मैं क्या करूँ? आई हैव टू सर्वाइव, तो लेट्स होल्ड ऑन टू मोर फैट. वो पता ना कि जब हम स्टाफ कर रहे होते हैं, बॉडी होल्ड ऑन टू मोर फैट एंड बर्न मोर मसल, बिकॉज सर्वाइव तो करना है. प्लस अब भाग भी रहे हैं हम लोग सुबह, क्योंकि मेरे को वैसे ही खाना नहीं मिल रहा. प्लस मेरी एनर्जी रिक्वायरमेंट इज ऑल्सो गोइंग अप, सो कॉर्टिसोल शूट अप इवन मोर. प्लस कॉर्टिसोल इज एनी वे शूटिंग अप, सो supply more sugar to the veins. So we're just giving stressors while we've not built the foundation to let the body survive on its own. That is why we struggle to lose weight. We struggle to lose weight, we struggle to lose fat. Plus what we are doing in everything we do, we actually push ourselves ऐसे situation में जहाँ पे we hold on to more fat. And अगर इसको थोड़ा सा और scientific उसमें जाएं, तो we start getting inflammation. सेल्स इन्फ्लेम होना शुरू हो जाते हैं. अब अगेन वो फायर वाला एनालॉजी कि अगर एक रूम में आग लगी है, तो आप दूसरा रूम डेकोरेट तो नहीं कर रहे होंगे, आप पहले पूरी की पूरी एनर्जी उस आग को बुझाने में लगाएंगे. तो आग ही, इट्स काइंड ऑफ लाइक अ फायर सिचुएशन इन द बॉडी. इसको ठीक कैसे कर सकते हैं? प्लीज़ डोंट वरी अबाउट कैलोरी काउंटिंग. डोंट पुट योर सेल्फ इन अ कैलोरी डेफिसिट. भूखा नहीं रहना है, यू हैव टू लव योर बॉडी. पहले एक्सेप्ट करना है कि देखो, जो 20s में मैं कर रही थी, मैं 30s में नहीं कर सकती. देयर इज नथिंग रॉन्ग विद इट. इट्स नॉट कि हम बुढ़े हो गए हैं या बुढ़े लगने वाले हैं या बहुत एजिंग होने वाली है. नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट. जस्ट वर्क विथ योर बॉडी. यू विल लुक ब्यूटिफुल, यू विल वर्क ऑन एज रिवर्सल इफ यू वर्क विथ योर बॉडी. बट कैलोरी काउंट इज अ हेल्दी वे ऑफ लिविंग लाइफ. सो चाहे वो आप 30s में हो या 40s में या 50s में हो. नेवर. आई थिंक मैक्रो काउंटिंग इज अ गुड वे ऑफ लिविंग लाइफ. आप अपने लिए एक गोल, आई एम नॉट सेइंग एक गुड वेट मेंटेन नहीं करना चाहिए, 100% करना चाहिए, राइट. नन ऑफ अस शुड बी ओबीस. फॉरगेट एस्थेटिक्स, हेल्दी भी नहीं है, मगर एस्थेटिक्स भी ऑफ कोर्स इंपॉर्टेंट है. वी लिव इन अ सोशल, विजुअली सोशल वर्ल्ड. बट मोर देन कैलोरी गोल्स, हमें मैक्रो या मैक्रो न्यूट्रिशन क्या होता है? प्रोटीन, फैट एंड कार्ब्स. मैं माइक्रो में भी नहीं आ रही. मैक्रो गोल्स बनाने चाहिए कि अगर ये मेरा आइडियल वेट है, इस आइडियल वेट के लिए मुझे कितना प्रोटीन चाहिए, जो हमने डिस्कस कर लिया. देन अबाउट 30% जो हमारा मेरे डाइट का है, उसमें से फैट आना चाहिए, हेल्दी फैट. बचा कुचा मुझे कार्ब से आना चाहिए. अब ये बना के इसको, वी शुड रीच दिस एंड नॉट कि मेरे को अगर 100 कैलोरी खाने हैं, वो 100 कैलोरी मैं कुकी से भी खा सकती हूँ, वो 100 कैलोरी मैं प्रोटीन शेक से भी खा सकती हूँ. तो बिल्डिंग ब्लॉक तो चाहिए बॉडी को. बिल्कुल. मुझे वर्कआउट नहीं करना, मुझे फैट बर्न करना है, मैं क्या करूँ? ऐसा मैं नहीं क्यों नहीं करना? पहले मैं ये पूछूंगी क्यों. वो तो जिसने पूछा उनसे पूछो. अब देयर आर सम पीपल ऑन इंस्टाग्राम उससे कि नहीं होता है कि क्यों भाई, क्यों नहीं करना. फैट बर्न करना है. ठीक है, तो वाइल एक अलग कॉन्वर्सेशन कर सकते हैं कि क्यों नहीं करना चाहिए या क्यों वर्कआउट करना चाहिए. बट खैर, अगर नहीं करना तो स्लीप. सबसे पहले स्लीप. अगेन, रिपेयर ही नहीं होगा तो बिल्ड कैसे होगा?
तो नंबर 1 स्टेप, एंड बाय द वे एक स्टडी है, काफ़ी पुरानी स्टडी है, कि सिर्फ स्लीप ठीक करने से वेट लॉस कैसे बढ़ता है। सिर्फ स्लीप ठीक करने से इन्होंने ट्रायल किया था, एक ग्रुप को सिर्फ 8 घंटे सुलाना शुरू किया, दूसरे ग्रुप को वर्कआउट ब्ला ब्ला ब्ला। इस ग्रुप के साथ और कुछ चेंज नहीं हुआ, खाना चेंज नहीं हुआ, वर्कआउट चेंज नहीं हुआ, एंड दे स्टिल लॉस द सेम अमाउंट ऑफ वेट, बट स्लीप ठीक करी, राइट। सो नंबर 1 स्लीप, कि 8 घंटे की नींद मिलनी ही चाहिए विथ ऑल जो हमने डिस्कस किया था, क्वालिटी। सेकेंड, प्रोटीन, इनफ प्रोटीन मिलना ही चाहिए। एंड तीसरा, वर्कआउट ना करें, हर मील के बाद चलें, वॉक आफ्टर एवरी मील, सो दैट आपका ब्लड शुगर रेगुलेशन इज परफेक्ट। ये 3 चीज़ भी अगर हो गई तो फैट लॉस तो पक्का होगा। So do women need to sleep more than men? Yes. Not because ये I तो want अच्छी to, बात है। not because I आराम से want to. सो, Yeah. आराम से करो, this is not fair. I also want. My husband says खुद ही बना लेती है तू research because you want to. No, so I'll tell you. See, 2 reasons. एक तो इतने सारे hormonal, we have a monthly hormonal cycle, बहुत कुछ हो रहा होता है. दूसरा, and I love this study, that we use our brain cells more. बिकॉज नहीं, हम लोग सोचते बहुत ज़्यादा हैं, एंड जो इमोशनल एंड सोशल कनेक्शंस विमेन के ब्रेन बनाती हैं, दैट्स अ लॉट मोर। What should men know about this? आप सोचते रहो आप लोग। बिकम मोर एम्पैथेटिक। हो रहे नो, नहीं ऐसा नहीं है, आई थिंक जस्ट टेकिंग, सो आई टेल यू व्हाट, ये सब साइंटिफिक स्टडीज आर ग्रेट, मोर एंड लेस। मेरे ख्याल से इनफ ही स्लीप किसी को नहीं मिल रही, तो वो मोर दोनों को नहीं मिल रही है, दोनों को नहीं मिल रही है, 100%। इनफ स्लीप किसी को नहीं मिल रही, लाइक इररिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर एंड एज। तो आई थिंक ये थियोरेटिकली मोर डिस्कशन करना इज फन, एंड आई लाइक हैविंग दिस फन डिस्कशन, बट सबसे पहले दोनों कम से कम 8 घंटे सो लें पहले। आई थिंक दैट शुड बी द स्टार्टिंग पॉइंट। आपने कहा ना कि लाइक स्लीप, तो हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए स्लीप में बदलाव, अपार्ट फ्रॉम द रेड लाइट, अपार्ट फ्रॉम स्लीपिंग ऑन टाइम एंड वेकिंग अप ऑन टाइम, एनीथिंग दैट वी मिस्ड आउट अराउंड स्लीप? Just quality sleep. Quality sleep is the key, because when you are getting your deep sleep and your REM, your body is going to do everything. Waking up to an alarm, how safe it is? Suppose आपके कान के बगल में रखा हुआ है and it bzzz. Yeah, you're spiking cortisol, no? You're waking up with a shock. Yeah, ideally अगर अच्छी और इनफ स्लीप मिल रही है ना, आप खुद उठोगे, बट वो आइडियल सिनेरियो है। नहीं तो छोटे छोटे बजर्स जैसे ये आजकल वाइब्रेट करते हैं, नाइसर वेज ऑफ वेकिंग अप, बट आइडियली 8 घंटे की नींद मिलनी चाहिए, सेम टाइम पे मिलनी चाहिए, बॉडी यूज्ड हो जाती है, उस टाइम पे अपने आप नींद खुल जाएगी। दैट्स द रीजन जो न्यू मदर्स हैं, दे लाइक पैरानॉइड, बिकॉज़ उनकी जो आँख खुलती है वो बच्चे के रोने से होती है। Exactly. And now उस टाइम पे biologically the mother is wired that way also. Yeah. Because पूरा का पूरा ध्यान is on they're in protection mode. अब that's just nature. We have rapid fire questions for you, ma'am. Super. So keep it very, very quick, okay, very precise. I'll try. Yeah. there's no hamper over here if you expect one, but हाँ कोशिश करते हैं। So stress, is it just a mental issue or a physical threat? It starts with mental, but it does become a physical threat. Detox diets, useful, useless? Boy, useless. Detox is a constant process. All carbs, bad or good for weight loss? No macro is bad. Carbs are essential for life, but healthy complex carbs should be prioritized. Cold showers, immune boost करते हैं या फिर सिर्फ show off है? नहीं, बहुत दे आर वेरी हेल्पफुल, इम्यून बूस्ट करते हैं। अगेन, अगर आप बहुत हाई स्ट्रेस जोन से जा रहे हैं तो अवॉइड करिए। IF फॉर वुमेन ओवर 30, डेंजरस या बेनिफिशियल है? ओवर 35 कैन बी ट्रबलसम। ओवर 30 अगर पीरियड साइकिल परफेक्ट है, हार्मोन्स परफेक्ट हैं, स्ट्रेस लेवल्स अंडर कंट्रोल हैं, देन बेनिफिशियल। ग्लूटेन हार्मफुल फॉर एवरीवन या फिर ओनली फॉर दोज हु हैव अ सीलियाक डिजीज? So, dangerous for people with celiac disease. बाकी सबके लिए avoidable, but not necessarily harmful. All calories, they affect or different effects in the body? 100% different effects. Organic food, always healthy या फिर too much of hype? A little bit of both. Clean organic food is healthy, but majority जो clean organic कहा जाता है, clean organic होता नहीं है, तो they're overpriced.
Yeah, oh, When you go 100%. on those apps, 100%. you see the same stuff, different Oh, prices. 100%. And label, right? Label deciphering important है because unfortunately जो दिखता है वो बिकता है, but जो दिखता है वो होता नहीं है. Eating late at night leads to weight gain या फिर no real effect. Absolutely. Eating close to sleep, not just weight gain, बहुत सारे और issues. Supplements alone can reverse aging या फिर just to support health. Supplement is to optimize. जब तक foundation correct नहीं है, it's like a building. Foundation नहीं बनी, top floor नहीं बन सकता. Drinking more water. It drastically boosts metabolism या फिर just to hydrate yourself. No, it does help metabolism, but बहुत सारे और benefits हैं. मगर always make sure कि electrolytes भी जा रहे हैं, ये नहीं कि हम सिर्फ पानी पिए जा रहे हैं. तो little bit of salt. Okay. Sitting too much harmful if you exercise या फिर always harmful. Sitting is the new smoking. उसमें कोई debate नहीं No है. matter you work out or not. No matter you work out or not. Okay. Multivitamins necessary for everyone या फिर only when needed? Multivitamins never. Never. Vitamins आप figure out कर लो आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, but multivitamins never. Breakfast skip करना harmful for metabolism या फिर doesn't matter much? Harmful for metabolism. Okay. I think इतने बहुत है ना. But eat the right thing in the morning. Wonderful. Very, very intense. A lot of depth. A lot of terms which I'll have to explore as aam janta. But very well explained. Thank you for doing this. Thank जो you आप so कर रहे हो much. वो बहुत ज़रूरी है for humanity at large. क्योंकि it's an ignored thing. कि हाँ it's normalized. अगर बीमारी हो गई है it's normalized. सबको होती है. So thank you for doing this. Thank you so much for having me. बहुत ही अच्छी conversation थी. Thank you so much. Thank you.